अस्सलामुअलैकुम। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज के इस शो में ज़बरदस्त मेहमान तो साथ मौजूद होंगे, लेकिन मेरी सबीन की कोशिश ये होती है कि अपने अपने एक्सपीरियंसेस से मुताल्लिक जो हम आसपास देख रहे होते हैं आपसे शेयर भी करें। जो हमारी उसमें राय होती है आप तक हम पहुँचा रहे होते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से मौज़ूआत पे ज़ाहिर है मेरी अपनी एक राय हो सकती है, आपकी अपनी एक राय हो सकती है, और आपकी अपनी एक राय हो सकती है। और राय शेयर करने से एक डिस्कशन जनरेट मेरा ख्याल है आज ये बात करते हैं कि राय का एहतराम कितना इम्पोर्टेंट है, किसी के ओपिनियन का एहतराम कितना ज़रूरी है। अनटिल एंड अनलेस उससे एक बुरा इम्पैक्ट ना क्रिएट हो रहा हो, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। वहाँ पर आपको करेक्ट करना होता है या एक पर्सपेक्टिव देना होता है। जब आप एक पर्सपेक्टिव दे देते हैं तो शायद आपको होता है कि अच्छा दूसरे का दिमाग भी खुल रहा है, या अगर नहीं तो हम एक दूसरे से सीख रहे होते हैं सब मिलके कि कैसे क्या चीज़ जो है वो अपने अंदर हम बेहतर कर सकते हैं। लेकिन सभी इसमें एक बात और भी आ जाती है, वो ये डिसाइड कौन करेगा कि अच्छा जो मेरी राय है वो जो मैं सोच रहा हूँ कि वो ठीक है, क्या वाकई वो ठीक है। देखिए जब हम ये बात करते हैं ना कि एहतराम, उसमें बड़ा ज़रूरी है कि हाँ, अगर आपको लगता है कि जो अगले की राय है उससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है, बजाय इसके कि आप उसको स्नब करें, आप उसे ये ज़रूर कहें इन अ वेरी डिसेंट वे कि मुझे ये लगता है, या मैं ये महसूस करता हूँ, या मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, या मेरी ये एक राय है इस बारे में कि चीज़ें इस तरह से होती हैं, बजाय इसके आप सिंपल कहें तुम ये तुम वो तुमने ऐसे कैसे कह दिया। करता है बहुत। अच्छा, अब ये जो आप बात करें ना शुएब, सही और गलत इसका कौन बताता है कि इम्पैक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए कुछ चीज़ें बड़ी ऑब्वियस होती हैं, बड़ी सतही है, हमारे सामने है। अगर कोई शख्स लेट्स सपोज मैं लाजमी, बहुत सारे लोग जो फॉलो करते हैं मुझे वो इस चीज़ को देखते होंगे कि मैं हमेशा स्नप करती हूँ इन अ डिसेंट वे, बट आई डू स्नप पीपल जो कि ख़वातीन को डिस्करेज करते हैं। लेट्स सपोज अगर एक गेस्ट मेरे सामने बैठा वो ये कहता है कि जी फ़लाना स्पोर्ट्स जो है, क्रिकेट जो है वो लड़कियों का खेल ही नहीं है। मेरी नज़र में वो आपकी नज़र में ज़रूर है, लेकिन आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हैं, तो आप जो इस प्लेटफॉर्म से बात करें उसका एक इम्पैक्ट है। आप जैसे बहुत सारे लोग जो इस वक्त देख रहे हैं वो उससे उनको वैलिडेशन मिलती है। एट द सेम टाइम कुछ लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है, वो एक इम्पैक्ट है जो नेगेटिव इम्पैक्ट मैं कह रही हूँ वो क्रिएट हो सकता है। क्योंकि स्पोर्ट्स का कोई जेंडर नहीं है, कोई भी किसी भी स्पोर्ट्स में एक्सेल कर सकता है आगे जाके। देन देयर कम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ होस्ट और बीइंग अ फीमेल कि मुझे उसको डिसेंट वे में काउंटर आर्गुमेंट देना होता है। ये तो जिम्मेदारी है ना हमारी यहाँ बैठ के, जिम्मेदारी है। आप ये नहीं कह सकते वहाँ पे कि नहीं राय का एहतराम करें। देखिए जिस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं। Absolutely. और आपको इख्तलाफ करना है ताकि एक नैरेटिव बिल्ड ना हो। हम यहाँ पर ये सारे नैरेटिव्स ख़त्म करने के लिए बैठे हुए हैं, या उसमें सोसाइटी में कोई ना कोई डिफरेंस क्रिएट करने बैठे हैं। तो देयर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि हमारी इस पोजीशन के साथ आती है। यूँ भी कह सकते हैं नस्मीन, जब हम शो की बात करते हैं या ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, वहाँ पर ज़ाहिर है कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिसको लेकर आपने चलना होता है इन अ वेरी नाइस वे। लेकिन हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है कि जहाँ पे आपको पता होता है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी प्रोफेशनली आपकी ज़िम्मेदारी है, उस कुर्सी की आपकी ज़िम्मेदारी है, उस स्क्रीन की ज़िम्मेदारी है, उस कंटेंट की ज़िम्मेदारी, तो वहाँ पर तो ज़ाहिर फिर आपको करना होता है। अगेन वो ज़ाहिर हम बात हमेशा ही करते हैं इन अ डिसेंट वे। लेकिन हाँ, जब एक ऐसी माहौल में आप हैं जहाँ पे इट्स नॉट योर प्रोफेशनल जॉब, या आप अपनी पर्सनल गैदरिंग में बैठे हुए हैं और वहाँ पे आप बात करें, वहाँ पर भी ये जिम्मेदारी बहरहाल आयद होती है कि एज एन इंडिविजुअल जो आप सोसाइटी में लेकर चल रहे हैं, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, आप ज़रूर उनको वहाँ पे इंश्योर करें। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि नहीं वो तो स्क्रीन पे मैं कुछ और बात करता हूँ और रियल लाइफ में मैं कुछ और बात करता हूँ। ये तो फिर थोड़ी सी मुनाफिकत वाली बात हो गई। क्योंकि जो हम यहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं, जो हम आप तक एक चीज़ पहुँचा रहे हैं, हमारी कोशिश तो ये होती है ना कि हमारे वो रियल लाइफ से मुताबिकत रखती हो, हमारी पर्सनैलिटी से, हमारे बिहेवियर से वो रिफ्लेक्ट कर रही हो। ये बहुत ज़रूरी है। एंड ज़ाहिर है हम सब सीखते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर सीखते हैं। बहुत सी बातें सबीन से मैं सीख रहा होता हूँ, बहुत सी बातें हम एक दूसरे से सीख रहे होते हैं। ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप ये एक मादा रखें अपने अंदर, ये ओपननेस आपके अंदर रखें कि आप में सब कुछ ठीक नहीं हो सकता, नहीं होगा। हम सब सीखेंगे एक दूसरे से। लेकिन कब होगा? जब आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि वाकई मुझे सीखना है और हो सकता है कि मैं भी गलत हूँ किसी बारे में, तो आप सीख लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आप हमें अपनी राय से आगाह करें कि किस तरह से आप डिफरेंस क्रिएट करते हैं अपनी सोसाइटी में। क्या आप किसी ऐसी पोजीशन पे हैं अपने इदारे में जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी राय की अहमियत है, या आपके ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जहाँ पर आप स्टीरियोटाइप्स ब्रेक कर रहे हैं? हम बढ़ेंगे बिग ब्रेक की जानिब। ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे मेहमान साथ मौजूद होंगे, करेंगे उनसे बात उनकी एक्सपर्टीज से मुतालिक। लेकिन अभी एक ब्रेक। स्टे ट्यून, दिस इज राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और अब हमारा फेवरेट सेगमेंट जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं उसका वक्त हो चुका है। आज का हमारा मौजू बड़ा इंटरेस्टिंग है और उसके लिए हमने एक पूरा ना एक क्राफ्ट किया है। वो सीन ये है कि गांव का नाम है फर्जीपुर, गली नंबर है 8, मकान नंबर है 2 और वहां पर रहती हैं आंटी रुकैया। अब आंटी रुकैया से पूरा गांव तंग है। क्यों? तो हमने सोचा कि आंटी रुकैया से ही पूछ लेते हैं। ठीक है कि लोग उनसे तंग क्यों हैं। तो वेलकम करते हैं आंटी रुकैया को। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन पहले मैं स्टेज तो देख लूँ। मुझे किसी ने बताया कि आप लोग यहाँ पे अपना सेट लगा के बैठे हो, तो मैंने कहा मैं क्यों ना जाके देख के आऊँ। अरे चर्चे भी बहुत हैं आपके तो अपने गांव में। चर्चे क्यों नहीं होंगे जी। बस और बताएं आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं? कोई बच्चों वगैरह को भी बुलाते हैं? मेरे बच्चों को भी बुलाएं, बहुत अच्छे गाने गाते हैं। आपके बच्चे क्या करते हैं? सिर्फ गाने गाते हैं? गाने गाते हैं, बहुत अच्छा डांस कर लेते हैं। अच्छा। हमने तो सुना कि पूरा गांव आपके बच्चों से तंग है। पूरे गाँव वालों का दिमाग खराब है। क्यों? वो मेरे बच्चों से जेलस होते हैं। किस बात पे? कि मेरे बच्चे इतना अच्छा गाना कैसे गाते हैं। ओह, और क्या क्या करते हैं आपके बच्चे? मेरे बच्चे बस पूरा दिन घर पे पड़े रहते हैं, रात को सोते नहीं हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, लेकिन मैं उनकी इन बातों से बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। क्यों? वे तो परेशान तो वैसे आपको होना चाहिए, कोई अच्छी आदत थोड़ी है। हम नए ज़माने के वालिदैन हैं, हमें इस बात मसला नहीं होता। वो पुरानी रवायतें होती थी कि मोबाइल ना चलाओ, किताबों से पढ़ो। हम मॉडर्न माँ बाप हैं, इसलिए हमें मसला नहीं होता। तो ये आप गांव की मॉडर्न माँ हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? स्कूल जाते हैं, लेकिन ये कि तंग होके जाते हैं, क्योंकि हम अपने घर में उनको इतना प्यार देते हैं, इतनी उनको मोहब्बत देते हैं कि उनका फिर स्कूल में दिल लगता नहीं है। तो ये इसलिए वो स्कूल में कम जाते हैं। महीने में कितनी छुट्टियां करवा देते हैं फिर बच्चों को आप इस महीने में? तो उनकी बहुत सारी छुट्टियां हो जाती हैं। बस आप यूँ समझ लें कि महीने में वो 5-6 दिन जाते हैं। अरे वाह, क्या बात है जी, 5-6 दिन जाते हैं। हमने तो ये भी सुना कि आपके गांव में आपके बच्चों की लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। और आप उन्हें कुछ नहीं कहती? मैं क्या कहूँ, मैंने जाके फड्डा किया उनसे कि अगर मेरे बेटे ने तुम्हारे बेटे का गला पकड़ लिया तो क्या हो गया, तुम कोई मर तो नहीं गए। इस बात पे आगे से वो गुस्सा हो गई। मैंने उन्हें कहा कि मेरा बच्चा है, जो करेगा करेगा, उसे कोई रोक टोक वाला नहीं, क्योंकि घर में भी इसे मैंने रोक टोक नहीं किया तो तुम लोग भी कोई नहीं होते इसे रोक टोक करने वाले। मैंने साफ जाके उनको बोल दी यही बात। नहीं तो दूसरों के घर जब लेके जाती हैं बच्चों को, तो उनके घर का क्या हाल करते हैं आपके बच्चे? कोई भी चीज़ ऊपर पड़ी होती है ना, वो फिर ऊपर पड़ी नहीं रहती, वो फिर नीचे आके गिर जाती है। तो आप रोकती नहीं है? नहीं, रोकने टोकने से ना बच्चों की ना सीखना सिखाना उनका खत्म हो जाता है, इसलिए मैं रोकती टोकती नहीं हूँ। हाँ, वो कॉन्फिडेंस लूज करते हैं ना बच्चे, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता, तो इस वजह से रोकना टोकना नहीं चाहिए। तो जब दूसरे जिनका घर होता है अगर वो मना कर दे कि हमारी चीज़ें ख़राब ना करो, तो फिर क्या कहती हैं आप? फिर मैं उनके साथ बहुत बड़ा लड़ाई लगा देती हूँ, बहुत झगड़ा करके आ जाती हूँ उन्हीं के साथ कि उसने मेरे बच्चों को रोका कैसे। जब मैं नहीं रोकती तो वो कौन होते हैं रोकने वाले? सही बात, मेक सेंस। बच्चे, हमने सुना है कि आपके वहाँ कचरा बहुत फैलाते हैं गाँव में। हाँ, कचरा फैलाते हैं, पर क्या करें, बच्चे हैं, बड़े हो जाएंगे तो सीख जाएंगे खुद ही। कितने साल के हो गए बच्चे? मेरे बच्चे, बड़े वाला 12 साल का है और छोटे वाला जो है वो 8 साल का है। ओके, और दोनों से ही इक्वली तंग हैं गांव वाले? इक्वली तंग हैं, पर मैं मुतमईन हूँ। मैं ये मुतमईन है क्योंकि इनके बच्चे इनके सामने तो खुश है ना। बच्चों का खुश होना ज़रूरी है। माँ वैसे ही खुश हो जाती है जब बच्चे को। तो ये मैंने सुना पूरे मोहल्ले की चुगली भी आपको आके करते हैं, किसके घर में क्या चल रहा है, एक एक खबर आपको देते हैं लाके। पहले मैं उन्हें भेजती हूँ ना, तो फिर वो खबरें लेके आते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या बताई आज आपके बच्चों ने मोहल्ले की? आज मोहल्ले की बातें ये बताई मेरे बच्चों ने आके। जब मैंने उन्हें रिपोर्टिंग करने भेजा तो उन्होंने बताया कि फ़िलाने बच्चे का बहुत अच्छे से सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे थे उसके अब्बू। तो मैंने पूछा भाई क्यों उसकी कुटाई लग रही थी, तो पता ये चला कि मेरे बच्चे तो पढ़ते नहीं हैं लेकिन उनके बच्चे तो पढ़ते हैं। तो किसी एक आध टेस्ट में बच्चा हो गया फेल, मार्क्स उसके कम आ गए। अच्छा। और पहले भी ये बात हो चुकी थी, तो फिर पहले उसके अब्बू ने डांटा था और फिर आज उसकी मार लग रही थी, और यही बात आके फिर मेरे बेटे ने मुझे बताई। और जो आपके बेटे के नंबर कम आए थे, आपने उस पर क्या किया था? मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने कहा था बेटा एक ही जिंदगी है, तुम्हारी मर्जी है, कम पढ़ो ज्यादा पढ़ो। तो उसने कहा मैं कम पढ़ लेता हूँ। ओहो, जबरदस्त। और आपके बच्चे, हम ये भी देखते हैं कि आप उनकी तरबियत कोई खास कर नहीं रही हैं, आप उनको खराब कर रही हैं, स्पॉइल कर रही हैं, इल्जाम लगा रहे हैं फर्जीपुर वाले आप पे। नहीं, इल्जाम की दुनिया बातें होती हैं, आप उनके ऊपर कान न धरें। मैं बहुत अच्छी तरबियत कर रही हूँ, और किसी को शक है तो आके हमारे साथ रह के देख ले। ये काम मुश्किल है, बट ये आंटी रुकैया नहीं हमारे साथ। और आज हमारा ये मकसद था इस सेगमेंट के थ्रू ये पैगाम आप तक पहुंचाना
कि ऐसी बहुत सी आंटियां, ऐसे बहुत से लोग आपके आसपास होते हैं जो कि अपने बच्चों को डिफेंड कर रहे होते हैं, गलत डिफेंड कर रहे होते हैं, उनकी बेजा हिमायत कर रहे होते हैं, और ऐसे में होता ये है कि उनके बच्चे ख़राब हो जाते हैं, और जब बच्चे ख़राब हो जाते हैं तो फिर माशरे पे उसका एक इम्पैक्ट आता है। तो ये तो एक आंटी रुकया। अब आपने हमें ज़रूर बताना है कि आपके मोहल्ले में क्या ऐसी कोई आंटी हैं, ऐसा कोई फ़र्द मोहल्ले है? में आपके खानदान में ऐसा कौन है एक को मना करो ना कि नहीं आपका बच्चा ऐसे कर रहा है या वैसा कर रहा है, और ऐसे लोगों के घर जाके ख़राब करते हैं। मैं क्या बताऊं शुएब, और आप वाकई नहीं बता सकते क्योंकि वाकई लड़ाई होना शुरू हो जाती है कि आपको डर लगता है कि आप कैसे मना करें कि ये चीज़ ना फेंको या ये चीज़ ना सही उठाओ बात यहाँ है। से। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। सो अब हम बात करेंगे इस कंटेंट पे, चूंकि तलहा अहमद हमारे साथ मौजूद है। तलहा, बड़ा अमेजिंग कंटेंट आपके सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं, ज़रा ऐसे बहुत से मैसेज जिसका आज हमने पिक भी किया। थोड़ा सा बताएं कि इंस्पिरेशन, वाकई कोई ऐसी आंटी आसपास नजर आई थी आपको? बिल्कुल नज़र आई थी और बहुत करीब नज़र आई थी, यानी ये नहीं कि पड़ोस में देखी थी, मतलब अपने ख़ानदान में देखी थी, जैसे आपने बात की है कि बहुत आपके नज़दीक होते हैं इस तरह के लोग। और अच्छा, आप कभी कभी आपने हिम्मत की इस तरह की कि आप उन आंटी को मना कर सकें या उनके बच्चों को मना कर सकते हो, और कोई मसला शसला मैंने create बिल्कुल हुआ? कोशिश की थी और मैंने कहा भी था कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया था मैं यहाँ बता नहीं सकता, लेकिन उसके ऊपर मेरे को था कि आज के बाद दोबारा मैं इनको नहीं मना करूँगा कि ये क्या कर रही है। वो बात बताने वाली भी नहीं है, यानी मामला इस हद तक ख़राब हो चुका है। लेकिन तलहा, ऐसे किरदार हमारे माशरे के लिए कितने नुकसानदेह हैं। देखें आसपास हम देखते हैं कि बच्चे फिर स्पॉइल हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आप अपने बच्चों को बिल्कुल रोक टोक नहीं करेंगे और उन्हें बस शुतर बेमहार छोड़ देंगे कि जो उनका दिल चाहे वो करें, किसी से लड़ाई करें, किसी का टिफ़िन खींच के खाएं, और आप जाके उनको डिफेंड करेंगे कि भाई ये टिफ़िन इसके सामने क्यों खोला इसने, और अगर एक पढ़ाई नहीं कर रहा तो दूसरा पढ़ाई क्यों करे। इस तरह की जब आप ना बिला वजह बच्चों को अपना रोक टोक नहीं करेंगे तो फिर बच्चे बिगड़ते जाते हैं। उनको होता है कि भाई कोई भी गलती करते हैं, मतलब ये गलती से हो गया, ये गलती से हो गया, कोई भी नुकसान करते हैं। तो यही बच्चे जब आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बड़े होते हैं तो ये माँ बाप के लिए भी फिर परेशानी का बायस बनते हैं, क्योंकि जब उन्होंने बचपन में उन्होंने यही सीखा होता है कि हमें माँ बाप ने किसी भी बात पे नहीं मना किया, किसी भी बात पे नहीं रोका, तो फिर वो उनके लिए, बच्चों के लिए भी आगे जाके उनका मुस्तकबिल ख़राब होता है। और फिर वालिदैन उस वक्त छोड़ देते हैं कि चलो अभी छोटा है, बड़ा हो जाएगा तो खुद ही सीख जाएगा। बड़ा होकर फिर वो नहीं सीखता। बच्चे ने जितना सीखना होता है ना, वो ज़्यादातर जो होता है वो अपने बचपन में सीखता है। वैसे तो सीखने की उम्र पूरी ज़िंदगी की है, लेकिन जो शुरुआत के दिन होते हैं बच्चे ने, जैसे मिसाल के तौर पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस टाइम के अंदर बच्चे की परवरिश होती है, तरबियत होती है। तो इनके अंदर वालिदैन को, या जो उनकी अम्माएँ ख़ास तौर पर दिखा रहे थे, वो इस तरह के किरदार होते हैं, लेकिन ये माशरे में कोई अच्छा वो नहीं इम्पैक्ट नहीं कर रहे होते। अच्छा, वो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की इसमें अपनी कॉन्वर्सेशन के दौरान भी, जो अक्सर हम सुनते हैं कि कोई बात नहीं, छोटा है, बड़े होके सीख जाएगा, और उस टाइम पे बच्चे की तरबियत नहीं कर रहे होते, उनको करेक्ट नहीं कर रहे होते। ये कितना नुकसानदेह होता है कि बच्चे की हैबिट्स तो बिल्ड हो गई ना, तो फिर कैसे बड़े होके भी कैसे चेंज होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब उसकी उम्र है बचपन की, तब आप कह रहे हैं कि नहीं ये बड़ा होगा खुद ही सीख जाएगा। वो बड़े होकर फिर क्यों सीखेगा? जब उसकी सीखने की, जब कोई गलती करे उसको रोकने की, उसको टोकने की, उसको इस्लाह करा के बताने की कि बेटा नहीं ये गलत है, आपने बदतमीज़ी की है, आप माफ़ी मांगो, आपने कोई काम नहीं किया तो आप दोबारा मेहनत करो, अपना होमवर्क करो। तो ये उसके ना, जब वो स्कूल के दिनों में है तो ये उसके सीखने की टाइम होता है। इसके अंदर वालिदैन को चाहिए कि वो इस तरह से ना करे, बल्कि उनको रहनुमाई फराहम करते रहें। और एक बात और भी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट तलहा, कि हम अक्सर जुमला सुनते हैं कि बच्चे को इसलिए ना टोकें क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाएगा। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट माशाल्लाह। बहुत से लोगों को देखते हैं कि ऐसी अपब्रिंगिंग होती है कि जिसमें रोक टोक भी होती है, जिसमें पता है कि सही गलत की तमीज़ भी सिखानी है, नहीं कॉन्फिडेंस शैटर होता। सो मैं ज़रूर चाहूँगा इस पर ज़रा बात कीजिएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं भी कोई गलती करता था तो उस समय पर अम्मी रोक टोक करती थी, बड़े बहन भाई बताते थे कि नहीं आप यहाँ पे गलत हो। फिर मैं भी इस बात को समझता था कि ठीक है, हाँ वाकई घर के बड़े हैं, उनको ज़्यादा बेहतर लग रहा होगा। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपको आगे जाके फ़ायदा देती हैं। और बिल्कुल ऐसा नहीं है, मेरा भी एतमाद अल्हम्दुलिल्लाह, कॉन्फिडेंस बिल्कुल शटर नहीं हुआ था और बहुत अच्छा है। मैं किसी से बात करता हूँ और हर नए लोगों से मिलता हूँ, उनसे बात करता हूँ। तो ये बिल्कुल नहीं होता कि अगर आपको बचपन में रोक टोक करेंगे तो आप जो हो बड़े होके आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। और क्या आपने ये देखा कि हम थोड़ा कंफ्यूज करते हैं कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस से। वो जो बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है हम उसे कॉन्फिडेंस समझ रहे हैं, वो जो आगे से जवाब दे रहा है उसे हम कह रहे हैं नहीं ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, बिल्कुल है वो बदतमीज़।
जबान चला रहा है उसको समझा जाएगा कि नहीं यार कितनी ज़बरदस्त डिबेट कर सकता है, इतनी अच्छी बहस कर सकता है। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। इंसान को जो है तमीज़ होती है कि बड़ा कौन है, उससे किस तरह से बात करनी है, छोटों से किस तरह बात करनी है, ज़रूरी नहीं होता। और ये बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं और वालिदैन समझते हैं कि क्या कॉन्फिडेंस है बच्चों में। यस, और वो आस पास हमें यही गुफ्तगू करते नज़र भी आ रहे होते हैं। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, किसी बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन या इवन हवाई अड्डे पे अगर आप बैठे हुए हैं, आप देखेंगे कोई ऐसा बच्चा जो कि बदतमीज़ी कर रहा हो, अगर आप थोड़ा सा घूरेंगे तो पेरेंट्स कहते हैं अच्छा हाउ डेयर यू, आपने ऐसे कैसे घूर लिया भाई, वो बदतमीज़ी कर रहे हैं। शोएब, मैं उस दिन बता रही थी ना कि शॉपिंग मॉल में आप बच्चों को लेकर आते, पहली बात तो मुझे समझ नहीं आती कि क्यों लेके आते हैं। ठीक है, कभी मजबूरी होती है कि कोई ना हो तो आप बच्चे को ले, कि वहाँ पर जाकर बिल्कुल बच्चों को छोड़ देना। और मैंने अक्सर देखा है कि वहाँ बेचारे वर्कर्स जो होते हैं उनके लिए कितनी मुसीबत वो खड़ी कर रहे होते हैं। बेचारे डरे हुए होते हैं कोई चीज़ ना तोड़ दें, क्योंकि वो हर चीज़ को छेड़ रहे हैं, शीशे पे मार रहे हैं, पेरेंट्स नहीं रोक और रहे। पेरेंट्स नहीं रोक रहे। उसके बाद मैंने तो देखा पूरे रैक से कपड़े उठा उठा के फेंक रहे हैं, वो बेचारे आके कपड़े संभाल रहे हैं, वो कस्टमर्स भी देख रहे हैं। तो देखिए, मतलब ये चीज़ है कि आपने, ठीक है, अगर आपने बच्चों को पब्लिक में लाना है तो आपको उनको एटिकेट सिखा के लाना है, और अगर वो वहाँ गलत कर रहे हैं तो आपको उनको बताना है कि आप गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ओ कितना क्यूट है, देखो कितना खुश है बाहर आके, मेरा बच्चा कितना बल्कि वीडियोस कॉन्फिडेंट बनाते है, हैं वो उसकी ना पूरी के वो कपड़ों पूरे खेल रैक्स रहा है, और खराब फिर कर रहे हैं। हंस 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 के वर्कर्स को भी देख रहे हैं वहाँ पे कि देखो हाँ हाँ वो क्या करो। वर्कर्स बेचारे उनको अपनी जॉब का है, ऑब्वियसली वो कस्टमर्स को खुश कर रहे हैं, या एक उनका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है थ्रू आउट कि वो नहीं बात कर रहे हैं इस बारे में, डजंट मीन कि आप किसी के पेशेंस को टेस्ट करें। तो ये पब्लिक Absolutely. प्लेसेस पे बच्चों को कंट्रोल करना कितना ये ज़रूरी है ताकि मुआशरे के लिए वो बर्डन ना हो। बिल्कुल, पब्लिक प्लेस पे अपने बच्चों को रोकना, कंट्रोल करना ज़रूरी है। जब आप पार्क लेके जाते हैं तो ये ना हो कि भाई आपका बच्चा समझे कि भाई मैं सारे झूलों के ऊपर भी मैं बैठूंगा, कोई और बैठा हुआ है तो उसको हटाओ, भाई मैं बैठूंगा, अकेला बैठूंगा। ऐसा नहीं होता। जब पार्क में जाते हैं तो सबने मिलजुल के खेलना होता है। इवन हॉस्पिटल भी लेके जाते हैं, एक तरफ मरीज़ बैठा हुआ है, उनके साथ जो इयादत करने आए हैं और वो अपने बच्चों को लेके आ जाते हैं। पहली बात तो ये है कि वहाँ पे बच्चों का कोई काम नहीं होता। एक तरफ मरीज़ बैठा है और फिर बच्चे जो हैं वो तो नहीं देखते कि भाई कोई पेशेंट है, हम उसकी ना इयादत करने आए अपने वालिदैन के साथ, तो तमीज़ से बैठे होने हैं, तो यहाँ भी हाथ मारना है, दराजों में भी चेक करना है क्या पड़ा है, अलमारी खोल के भी देखनी है, फ्रिज में भी देखना है क्या पड़ा हुआ है। तो इस तरह से ना बच्चों को रोकने की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये तो इतना डिस्टर्बिंग होता है एक फैमिली के लिए जो ऑलरेडी सफ़र कर रही होती है ना। मुझे अभी भी याद है मेरी अम्मी का जब ऑपरेशन हुआ था तो हम सारे बड़े, ज़ाहिर है एक सिचुएशन ऐसी थी, परेशानी थी, सब कुछ था, और ऐसे में मतलब जो रिलेटिव्स आ रहे हैं वो अपने बच्चों को साथ लेके आ रहे हैं पता करने के लिए, और मतलब आपको मैं बता नहीं सकती। और बच्चे वही वाली बात कि कभी और डर लगा हुआ है हमें कि अच्छा बच्चा कैनुला ना खींच दे, कोई ड्रिप ना खींच दे। अक्सर ज़्यादा जो आप ऑलरेडी ड्रेन्ड भी होते हैं ना, आप ड्रेन्ड होते हैं, यू कांट हैंडल देम, यू वांट पीस, एट द सेम टाइम पेशेंट को रेस्ट की ज़रूरत होती है, उसके शोर नहीं पसंद, तंग करता है। और आप मुरवत में कुछ कह भी नहीं सकते कि नहीं प्लीज़ शोर ना करें, या अपने बच्चों को ले जाएं। और फिर 2-2 घंटे बैठना, मुझे ये चीज़ भी वैसे समझ नहीं आती कि क्यों, एक तो आप अयादत के लिए जा रहे होते हैं, और दूसरी बात ये कि आपने क्यों इतनी देर तक किसी के घर पे बैठना है कि कोई अगला बंदा परेशान हो जाए, वो ऑलरेडी एक परेशानी से गुजरा है। तो मेरे ख्याल ये जो बेसिक एथिक्स हैं ये हम सबको एज अ सोसाइटी सीखने की ज़रूरत है। जी, सबको एज अ सोसाइटी सीखने की ज़रूरत है। जैसे आपने बात की कि सिर्फ हमारे अपने तक नहीं है, हमारे बस में तो चलो अपना है कि हम बेसिक इस तरह की चीज़ें सीख लें, लेकिन सबको सीखना चाहिए ताकि हमारा माशरा जो है एक अच्छे सिमत में अच्छी तरफ चल सके। ऐसे इतला कोई और आपने ऐसी मिसाल देखी अपने आसपास, अपने स्कूल में या मोहल्ले में या इन फैमिली और समथिंग, इस तरह का कोई ऐसा बच्चा जिस पे आपने पूरा फिर देखो कि अच्छा ये बच्चा ऐसा क्यों है, वाई इज़ क्रैंकी? क्योंकि हम देखते हैं ना तला, कुछ बच्चे होते हैं उनको हर चीज़ चाहिए और हर नई चीज़ चाहिए और दूसरे की चीज़ तो लाजमी चाहिए, और ज़ाहिर है वो फिर जिस बच्चे की चीज़ आप ले रहे हैं वो बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, फिर ज़ाहिर है। तो इस पर क्या कहेंगे? ऐसा मैंने देखा है कि एक बच्चा होता है, उसको कोई गिफ्ट दिला के देते हैं, तो लेकिन उसको होता है कि अपनी गिफ्ट 5 मिनट खेल लिया कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, दूसरे के हाथ में कोई और गन है या दूसरे के हाथ में कोई खिलौना है, मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए। तो फिर और उनको दिला भी देते हैं, अच्छा थोड़ी देर खेलेगा फिर वापस कर देगा, फिर दूसरे जिससे लेके देते हैं वो रोना शुरू कर देता है। इस तरह की बहुत सी मिसालें होती हैं आपके सामने। आप देखना, एक को खामोश कराने के लिए दूसरे को रुला रहे हैं, दूसरे को रुला रहे हैं। गलती किसकी? यहाँ पे पेरेंट्स की है। पेरेंट्स ने ट्रेनिंग ही नहीं की, पेरेंट्स ने सिखाया ही नहीं। एक तो पहले आपने ये बताया नहीं कि अच्छा जो आपकी चीज़ है आपने ज़ाहिर उसको ओन करना है, जो आपको लेकर दी है आप उसके साथ खेलें, और जो किसी और की चीज़ है लेट हिम और हर प्ले विद दैट। हाँ, शेयरिंग सिखाई हुई है आपने दोनों को, दोनों शेयर कर रहे हैं,
हैप्पीली शेयर कर रहे हैं तो समझ आती है, इफ दे आर नॉट हैप्पी, नॉट शेयरिंग, डोंट फोर्स देम कि बेटा दे दो। वो दोनों साइड से हम देखते हैं गलती होती है। एक जो बच्चा इतना अच्छा है, जो कि ज़ाहिर है मांग तो नहीं रहा, लेकिन उसकी अपनी चीज़ जा रही है, वो रो रहा है, रोहानसा हो रहा है, उस पर पेरेंट्स कह रहे हैं इट्स ओके बेटा, यू आर गुड, यू आर अ गुड बॉय, शेयरिंग शेयर इज कर लो। केयरिंग। वो कहता है ठीक है शेयरिंग इज केयरिंग, बट मैं क्यों रहूं इस बात पे कि मेरी चीज़ ले लिया वो उसने। मेरा तो टॉय था और उसको हाँ। अच्छा, जब यहाँ पर मैंने नोट किया है कि अक्सर गलती ना, जब आप किसी के घर बच्चा जाता है तो चलिए लेट्स सपोज बच्चा मांग भी रहा है, तो जो घर वाले कहते हैं ना कि दे दें, दूसरा बच्चा अगर विलिंग भी है कि अच्छा ठीक है दे दें, कोई मसला नहीं है, उसकी विल से आप दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एक वो हैबिट डेवलप हो जाती है, समझ आई। आज एक के घर से आपने खुद से बच्चे को Absolutely दिया right. कि नहीं कोई बात नहीं, आपको टॉय पसंद आ गया आप ले जाओ, उस बच्चे को पता है कि मैं आगे जब किसी और घर में जाऊंगा तो मैं कुछ वहां भी ले से भी सकता कुछ हूं। ले सकता हूँ। एक हैबिट डेवलप होगी, एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो गई, उसके बाद उसको अगले घर या उससे अगले घर जब वो जा रहा है तो उसको स्टॉप करना मुश्किल है, आप उसको नहीं रोक सकते। और वो पेरेंट्स के लिए मेरा ख्याल है तलहा काफ़ी चैलेंजिंग भी होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जब पहली दफ़ा आपने उनको दे दिया कि चलो ये आप खेल के वापस कर देगा, या चलो उठा लो मैं तुम्हें इजाज़त दे रही हूँ, फिर वो अगले घर जाएगा तो वहाँ पे इजाज़त भी नहीं मांगेगा, जो उसको चीज़ पसंद आएगी ये मैं घर लेके जाता हूँ, जेब में डाल लिया और अपने घर की तरफ चला जाएगा। इस तरह से बच्चे कर लेते हैं, बिल्कुल कोई भी चीज़ नजर आएगी मैं ये अपने साथ, बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है बताते भी नहीं है, उठा के अपने पास जेब में रख लिया कि इसे मैं अपने घर लेके जा रहा हूँ। हाँ। बाद में हाथ में उनके नजर आती है गेट के कोने पे, कि फिर पता चलता है कि भाई लेके जाने के देखिए, चक्कर ये में लेके चोरी। चले गए, ये तो चोरी है। और फिर हंस रहे होते हैं ना कि वो पता भी नहीं चला बच्चा कितना लेके स्मार्ट है चला ना, देखो पता भी नहीं चलने दिया इसने और ले आया। तरह इस कंटेंट पे जिसको देखकर जिससे इंस्पायर होकर आपने बनाया था, उनका कोई रिस्पांस आया था? नहीं, रिस्पॉन्स कोई नहीं आया था और अच्छा है कि नहीं आया था। गया। चले समझ, लेकिन समझ गए होंगे कि हमारे लिए तला आप शरारती थे बचपन में, मतलब आपने कभी इस तरह की जिद की और आपकी अम्मी ने आपको मना किया हो, या कुछ ऐसा याद हो कि कैसे वो आपको डील करती थी? देखिए बिल्कुल, जब मैं छोटा था तो मैं कहता था कि मुझे ये चीज़ चाहिए। उस टाइम पे तो अम्मी लोग बताते थे कि बाज़ दफ़ा ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ नहीं दिला के दी थी, लेकिन ये कि मुझे खुद कुछ थोड़े टाइम बाद समझ आ जाती थी कि वो ये थोड़े टाइम के लिए चीज़ की ज़रूरत थी। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा हुआ था कि अगर कोई ज़िद कर भी रहे हैं तो मैंने समझाया प्यार से, बाज़ दफ़ा डांटा, तो बाकी मेरे बहन भाई भी इस तरह से थे, उन्हें भी समझ आ जाती थी और मुझे भी समझ आती थी। इस तरह की कोई छोटी मोटी शरारतें चलती रहती थी, बाकी ये है कि किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा जिद नहीं लेकिन की थी कि रोकते नहीं थे, चाहिए, डांट चाहिए। डपट होती थी जिसका, बिल्कुल। और आप माशाल्लाह यू डूइंग वेल, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आप फेस कर रहे हैं, टीवी पे Absolutely. बैठे हैं, सोशल मीडिया पे लोगों को, और आप बड़े ओबीडियंट है, सेंसिबल हैं, प्रेजेंटेबल हैं। तो अब ये देखिए ये सारी चीज़ें, आपका तो कॉन्फिडेंस शैटर नहीं हुआ। तो देखिए जब मना किया जाता है, बच्चे को डांट डपट की जाती है किसी ऐसी बात पे जिस पे करनी चाहिए, वो बेजा जो होती है मैं उसके भी खिलाफ हूँ कि उसमें फिर बच्चे का कॉन्फिडेंस वाकई शैटर होता है। लेकिन जहाँ ज़रूरत है कि आप बच्चे को स्नप करें, मना करें कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, तो उसमें बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं, तरीका बहुत मैटर करता है। ये हाँ बात देखिए है। ना, अक्सर हम ये देखते हैं कि आप बच्चे को ना पूरा हफ्ता कुछ नहीं कहते, 10 दिन कुछ नहीं कहते ना, जो कर रहे ठीक है, आप कहते हैं नहीं नहीं चलो मैं जॉब करते, फिर एकदम अचानक- आप फटते हैं। अचानक आपकी ममता जाके हाँ 15वें दिन ना आप कहते हैं दे मार 4.5, बच्चा तैयार ही नहीं है उसके लिए। बच्चा कह रहा 14 दिन मुझे अच्छा खासा लाड प्यार मिला था, आई वाज सो पैम्पर्ड, एंड नाउ मेरी अम्मी अब्बा ने मेरी वो छितरौल की है कि खाल धेड़ के रख दी है, तो बच्चा कहता है हुन मैं किथे जावा। तो ये भी नहीं करना। देखें आप हल्का हल्का पहले डांट ले, बजाय ऐसे एक ही दफा ना सारा गुस्सा एंड फ्रस्ट्रेशन उस बच्चे पे आपने निकाले। डू नॉट डू दैट, ये बड़ा गलत होता है। तो लास्टली आज के सेगमेंट में आपका मैसेज आंटी रुकैया को क्या है? आंटी रुकैया को यही मैसेज है कि नज़रसानी करें अपने इस अमल के ऊपर, और आपके बच्चों के लिए ही बेहतर होगा, इस तरह की चीज़ों से दूर रहें वो। अगर आप आंटी रुकैया हैं या आपके अंदर एक आंटी रुकैया है तो ये मैसेज आपके लिए था। थैंक यू फॉर, थैंक यू वेरी मच फॉर Thank जॉइनिंग you अस so टुडे। much. नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आते रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। और अभी आपकी मुलाकात कराएंगे हम स्क्वाश में नाम बनाने वाली पाकिस्तानी लड़कियों की, जिस तरीके से वो अपनी अपनी कैटेगरी में आगे जा रही हैं और जिस तरीके से नाम रोशन कर रही हैं, और बल्कि कहना चाहिए कि जिस तरह उनके पेरेंट्स स्पेशली फादर और फिर वो तीनों बहनें अब आगे जा रही हैं।
सहरिश अली, महानूर अली और महविश अली, जिस तरीके से माशाल्लाह इन्होंने डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स को विन किया कि एक ही घर में सबीन हम कह सकते हैं कि 100+ मेडल्स तो मौजूद हैं। और हर एक के पास 30 मेडल 20 मेडल पता नहीं कितने कितने, हम तो काउंटिंग में जाएंगे भी नहीं। नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो उन्होंने विन किया। और स्क्वॉश को जो है ख़वातीन के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, हमारी बच्चियों के लिहाज से तो बहुत आगे ले जा रही है। एब्सोल्युटली। पहले अगर महानूर की बात करें तो शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा माशाल्लाह वो करती आई हैं और 27 से ज़ायद बैनुल-अक़वामी कामयाबियाँ वो समेट चुकी हैं, यानी गोल्ड मेडल्स हैं इसमें। और लास्ट जो उनका इवेंट था वो था जनवरी 2026, वेरी रीसेंट, जिसमें उन्होंने चेक जूनियर ओपन पराग में गोल्ड मेडल जीता। और इसके अलावा कई और गोल्ड मेडल्स ऑलरेडी उनके पास हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे बिकॉज पहले भी हमारी उनसे मुलाकात है। लेकिन आज हमने सोचा कि ज़रा रमज़ान सेंट्रिक भी हम थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे, रूटीन क्या होती है। इसके साथ जब उनकी बहन की बात करें सहरिश अली, जो कि उनसे बड़ी हैं, और जिस तरीके से उन्होंने मेडल्स जीते हैं उसमें भी माशाल्लाह 20 गोल्ड मेडल समेत मुताबिक कामयाबियाँ समेट चुकी हैं। और इसी इवेंट में सेम कैटेगरी में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। सो हम ब्रेक में बल्कि उनसे पूछ भी रहे थे कि अच्छा एक का गोल्ड एक का ब्रॉन्ज सेम कैटेगरी, तो ये आपस में भी कंपटीशन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हो जाता अगर जो सहरिश है अगर वो हम आगे अगर ये होता फिर मगर ये हो तो आप जाता, पूछते हैं अगर मगर ये भी हो जाता। वेलकम करते हैं सहरिश और मानू दोनों को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए यहाँ पर। थैंक यू सो मच सहरिश ज्वाइन करने के लिए। और महानूर आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट, जबरदस्त। महानूर ने लिया गोल्ड मेडल, आपने लिया ब्रॉन्ज मेडल, जेलसी फील हुई थी? नहीं, बल्कि मानूर का फाइनल था तो मैं काफ़ी ज़्यादा उसके लिए चेयर अप करी थी। मेरा 3rd पोजीशन का मैच था, उसके साथ ही कोर्ट में मानूर का मैच था, फाइनल हो रहा था, साथ मैच चल रहा था जी। तो मैंने अपना 3rd पोजीशन मैच जैसे ही जीता फिर मैं मानूर की मैच के लिए बैठ गई। और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा क्लोज मैच इनका जा रहा था, 2-2 था। तो फिर मैं इसके लिए बहुत चीज़ें हमारी बहुत सपोर्ट किया कि मानूर जीत जाएगी, इस तरह दुआएं कर रही थी। जबरदस्त, मतलब मैं काफ़ी खुश थी, मैं नहीं कर पाई तो कम से कम मानूर तो जीत सही जाएगी। बात और है। आपस का कंपटीशन नहीं हो सका ना? नहीं, उसी क्योंकि सहरिश सेमीफाइनल हार गई, लेकिन अगर वो क्योंकि हम लोग डिफरेंट ड्रॉज में थे, सहरिश नीचे ड्रॉ में थी और मैं ऊपर ड्रॉ में थी, तो अगर सहरिश जीतती तो मेरा फाइनल उसके साथ आता। लेकिन सहरिश हार गई तो मेरा जो सहरिश से जीती है उसके साथ फाइनल। वैसे आपस में जब भी आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो मुश्किल रहा है कंपटीशन, या प्रॉपर कॉम्पिटिटर समझ के खेलते हैं आप लोग गेम को? ऑन कोर्ट हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, बहुत ट्राई करते हैं अपने अपने लिए, क्योंकि स्क्वॉश एक इंडिविजुअल गेम है। तो हम दोनों ट्राई अपना बेस्ट गेम खेलते हैं, अपनी बेस्ट स्क्वॉश खेलते हैं, कोई ब्लॉकिंग कोई अनफेयरनेस नहीं हम लोग बहुत अच्छा खेलते हैं और जो भी जीता उसके लिए खुश होते हैं। और फिर बहन कोई उस कोर्ट में प्लेयर है, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन अगर ये हो जाता कि आप भी जीत जाती सेमीफाइनल और फाइनल में दोनों इकट्ठे होते, पहले आप बताएं आपके ख्याल में कौन जीतता? फिर वो तो उस टाइम पता चलता। वैसे हमारे बहुत सारे मैचेस आपस में आ चुके हैं अभी तक, मतलब नेशनल्स में भी हमेशा हम लोग का आपस में आता है। मैं नेशनल में अंडर 15 नंबर 1 हूँ और मानू नंबर 2 है, तो हम दोनों का हमेशा फाइनल में आपस में ही आ रहे होते हैं। तो हमें काफी एक्सपीरियंस है। और सब कुछ कह भी दिया कि नंबर 1 मैं ही हूँ, ऐ पे आजे। उधर में अगर 3rd आए भी हूँ तो ऐ पे आजे, मैं नेशनल लेवल नंबर 1 हूँ, ये नंबर 2 है। मैसेज कन्वेड। अब आप बताएं मुझे महानूर के व्हाट डू यू थिंक, अगर वहाँ पे फाइनल में ये आपके मध्य मुकाबले होते तो क्या होता? मैं तो फुल कोशिश करती कि नंबर 1 को हराऊं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब तो मुझे साफ पता चल गया है मैसेज कन्वेड। तो मैं उस टाइम भी कोशिश करती अपनी कि मैं अच्छा खेलूं और टाइटल अपने नाम करूं, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं अपने लिए सोचूंगी और अपने लिए सोचूंगी। लेकिन अगर ये जीती तो मैं इसके लिए बहुत खुश होती और मैं इसको भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करती। लेकिन मैंने जो मिस्टेक्स की थी या फिर मैंने जो भी जिस वजह से मैं हारी, तो मैं उसको दोबारा ना रिपीट करती। और मेडल तो घर ही आना है ना, तो ये भी बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं तो जाहिर चले गए। नहीं ना सभी, लेकिन ये कंपटीशन आ गया ना कि मेडल घर ही आना है। लेकिन ये कंपटीशन होता है ना कि मैंने घर लेके जाना है, कि ये वाली एक चीज होती है। तो वो जो खुशी की आप बात की ना, खुशी वो इसलिए होती है कि चले मेडल तो घर ही जाना है ना, एंड में यही सोचना होता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी आप ट्रिगर हो गई हैं कि हाँ बिल्कुल, है ना, मुझे पता चल गया है। मैसेज इतना ओपन मिला है। देखिए, क्योंकि स्पोर्ट्स हमेशा कहते हैं कि आसाब की गेम है, यहाँ पे है सारा। तो अब आपने तो कर दिया, आसाब पे सवार करवा दिया, मुश्किल आपके लिए होगी अब? नहीं, क्योंकि नहीं, क्या मुश्किल में नंबर 1 नंबर अंडर 15 में क्या मुश्किल होगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल।
चले सही है वैसे। अच्छा घर में भी ऐसी नोक झोंक चलती रहती है, अगर घर वाले कहते हो, आप अम्मी ने कह दिया, कभी आपके बाबा ने कह दिया, तो घर में ही नोक झोंक चलती है? मतलब गेम को पापा लेके। मम्मा तो इक्वल दोनों की साइड पे होते हैं, लेकिन कभी कभी जो है ना हम लोग एक दूसरे की साइड ले, मतलब पापा कहते हैं मैं सैरिश की साइड पे हूँ, मम्मा कहती है मैं मानूर की साइड पे, देखते कौन जीतता है। बट ठीक है, घर में बैलेंस भी तो रखना है ना, फिर ये भी जरूरी है। अच्छा, आपकी जो बड़ी बहन है मैविश भी गई थी इस इवेंट में, द सेम इवेंट वी आर टॉकिंग अबाउट जनवरी 2026 का चेक जूनियर ओपन पराग, बट वो नहीं विन कर सकी। थोड़ा बता सकती हैं मुझे उनके बारे में, क्योंकि वो जीत रही थी बट कोई इंजरी हुई थी? प्लेयर्स आपस में टकराए थे, मतलब और मैविश की ब्रीथिंग ठीक नहीं थी, Okay. तो उसे आईसीयू लेकर गए थे और 7 आवर्स वो पैरालाइज थी, तो काफ़ी मुश्किल था हमारे लिए और मेरे पापा के लिए भी। वो Of पूरी course, it रात is very मैविश के difficult. स्ट्रगल कर रहे थे और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से ठीक रखे जी। और ये देखें, स्पोर्ट्स है ना, ये गेम है, इसमें ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं समहाउ। कैसे आप जल्दी कूप अप करते हैं उससे, कैसे आप निकलते हैं, कैसे वापस फॉर्म में आते हैं, इट्स वेरी वेरी बट ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम, बिकॉज़ इट्स नॉर्मल नॉर्मल ट्रॉमा होता है, मेंटल ट्रॉमा भी, आपकी बॉडी को भी ट्रॉमा मिला है, सबसे बड़ी बात पैरालाइज और जो सिचुएशन मेडिकल कंडीशन उस टाइम पे हुई है, इट टेक्स टाइम एंड देन ऑब्वियसली अच्छी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप कह रहे हैं अब ठीक है, और अब ऑब्वियसली अगले कंपटीशन में वो जाके इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है 30+ तो मेडल्स उनके भी हैं माशाल्लाह। अच्छा, आप तीनों बहनों में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसके पास है? मैविश के। मैविश के सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल बड़ी सेकंड फिर मेरे। मैसेज कन्वेड लाउड एंड क्लियर। इसकी मैं एक्सप्लेनेशन दे सकती प्लीज डू दैट। क्योंकि सबसे पहले मेरे बड़े भाई ने स्क्वाश स्टार्ट की थी, फिर मैविश ने स्टार्ट की और फिर मानूर ने स्टार्ट की और फिर उसके 2 साल बाद मैंने स्टार्ट की थी। तो मानूर मेरी सीनियर है, इस वजह से उसके मेडल्स ज़्यादा है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ वैसे? आप 2 साल का वक्फा क्यों लिया हुआ था? कि मैं बताना चाहूँगी। जी जी प्लीज प्लीज मानूर। 2 साल इसने अपनी लाइफ फुल एंजॉय किया। जब मैं ट्रेनिंग करती थी ये घर में रिलैक्स टीवी देखती थी, बुक्स रीड करती थी, स्टोरी बुक्स, जो भी इसका दिल चाहता था, चाहे घर में जो भी करे। हम सब जो है तो ट्रेनिंग के लिए जाते थे। मम्मा कभी हमारे साथ होती थी तो कभी सैरिश के साथ, ज़्यादातर वो हमारे साथ होती थी क्योंकि हमारी ट्रेनिंग सब कुछ मैनेज करना, और बाबा भी होते थे तो हम सब मिलके जाते थे और ये घर में अकेली चिल करती थी। 2 साल मैंने ट्रेनिंग की। मैंने बहुत जो है तो मतलब उस टाइम मेरी गेम भी इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि मैंने भी स्टार्ट किया था फ्रेश, लेकिन मैं अपना फुल ट्राई करती थी फिटनेस में भी और स्क्वाश में भी। तो इसने अपनी लाइफ 2 साल में एंजॉय की है। मुझे एंजॉय का टाइम नहीं मिला, लेकिन मुझे फायदा भी हुआ क्योंकि मेरे गोल्ड मेडल ज्यादा थे। क्या दिल हुआ नहीं करता था दिल नहीं खेलने का? करता था? क्या इशू क्या था? मुझे कोई दूसरी स्पोर्ट्स ट्राई करनी थी क्योंकि मेरे बड़ा भाई महविश और मानूर ये हम तीनों कोई स्क्वाश खेल रहे थे, तो मैं चाहती थी कि मैं कोई डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलूं। और मुझे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा शौक था, स्टोरी बुक्स पढ़ने का और बुक्स रीड करने का, तो मेरा इतना दिल भी नहीं चाहता था खेलने का। कभी कभी चली जाती थी फिटनेस के लिए, और मतलब रेसिंग पसंद थी मुझे। बाकी स्क्वाश का मुझे इतना शौक नहीं था शुरू में। देखिए, शौक भी नहीं था, दिल भी नहीं था, फिर भी जब खेला तो फिर मेडल्स जीत लिए। इज इट जस्ट बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट कि वालिद को देखना, भाई को देखना, 2 बहनों को देखना और ये प्रेशर होना कि चूंकि ये सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना है। मिनिमम आई कुड गेट इज द गोल्ड मेडल एटलीस्ट। आई थिंक प्रेशर की वजह से मोस्टली, क्योंकि मैविश और मानूर उस टाइम, मानूर अंडर 11 नंबर 1 थी और मैविश 13 नंबर 1 थी। सो मैं चाहती थी कि मैं भी नंबर 1 हो जाऊं, और ये लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे उस टाइम। सो मैं भी चाहती थी कि मुझे भी इनकी तरह मेडल मिले और मैं भी इनकी लेवल तक पहुंच जाऊं। तो पापा ने मेरे साथ बहुत एक्स्ट्रा मेहनत की ताकि मैं इनकी गेम के लेवल तक पहुंच जाऊं। पार आ जाए ना फिर आप भी। अच्छा, अपने ही घर में सारे हैं ना जो अपनी अपनी कैटेगरी के नंबर 1 है, क्या चल रहा है? चाहते क्या आप लोग? बस किसी और को आने नहीं देना इसमें? सब लोग यही कहते हैं, मतलब बड़ी बहन 17, 15 और मानूर अभी 15 में आई है। सो पहले 13 में थी, हमने 3 कैटेगरीज को पकड़ा हुआ था। चलें ठीक है, अभी कैटेगरी ओवरलैप हो गई है। लेकिन बड़ी बात है, मेहनत है। मेरी भी अभी कैटेगरी ओवरएज हो जाएगी, अंडर 17 में मैं भी 19 हो जाएगी। सो फिर हम लोग 3 कैटेगरीज लेंगे दोबारा से 3 कैटेगरीज वापस आ जाएंगी इंशाल्लाह जी। बड़ी जबरदस्त बात है। एक और कैटेगरी ऐड भी हो सकती है, छोटी बहन वाली। ऑलराइट, उसको वैसे थोड़ा ट्रेनिंग टाइम शुरू है, की हुई है, उसमें थोड़ा टाइम है। उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है अभी से? वो भी सैरिश की तरह, वो भी बस स्कूल जाती है, फोन यूज करती है, टैबलेट में लगी होती है, तो उसका इतना शौक नहीं है। अभी 6 साल की लेकिन वो खेल रही है, ट्राई कर रही है। 6 साल की है लेकिन अच्छा, हाँ 6 साल की है और अच्छा, मतलब
हिट कर सकती है बॉल। उसने आंख खोलते देखा ये है वो क्या करे। और मेरा ख्याल है जीन्स में भी है अब शायद, है ना, जीन्स में भी है कि अच्छा खेलना है, एंड देन देखते देखते बड़ी बहनों को आपका इंटरेस्ट वैसे ही डेवलप हो जाता है। अच्छा जी, जरा रमज़ान के हवाले से ही बताएं, रमज़ान में क्या रूटीन होती है आप सब बहनों की? हम लोग सुबह में तो सबका रोज़ा होता है, तो कोई खेल नहीं सकता रोज़े में ऑफ कोर्स, तो फिर हम लोग अफ्तारी करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग खेलने के लिए जाते हैं और एक ही टाइम खेलते हैं और उसमें फ़िटनेस भी ऐड करते हैं। हम लोग बहुत मुश्किल हो जाता है रमज़ानों में, लेकिन हम लोग कोऑपरेट करते हैं और रात को सारा करते हैं और 12 तक 1 तक हम लोग फारिग होते हैं। 1 बजे तक जी। ओह, तो सुबह फिर सहरी के लिए भी उठना है, सहरी, फिर फिर रोज़े, दोबारा। फिर उसके बाद स्कूल एंड एवरीथिंग, पूरी रूटीन मैनेज करनी होती है। सो इज इट अ बिट चैलेंजिंग इन रमज़ान? रमज़ान में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है हमारे लिए सब कुछ मैनेज करना, क्योंकि हम लोग अभी नॉर्मल डेज़ में हम लोग जो है ना 3 सेशंस करते थे और अब रमज़ानों में हम लोग और डाइट डिफरेंट भी। करते हैं। डाइट हाँ, भी ज़्यादा डाइट चेंज वैसे जाती कैसे है। मैनेज करती हैं? पानी पीना, क्योंकि पकौड़े हम खाते? अपने साथ हर जगह बॉटल लेके घूमते हैं, हाँ। क्योंकि डिहाइड्रेशन ना हो जाए। प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये, तो रमज़ान में इस चीज़ के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं जब भी अफ्तारी के बाद जितना भी टाइम हो, हर टाइम हम लोग अपनी डाइट पे फोकस करें, और मतलब बहुत कम टाइम होता है, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि ट्रेनिंग, डाइट और फिर जब नींद भी पूरी करनी पड़ती है तो सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे सब पूरे साल में सबसे ज़्यादा पसंद है रमज़ान तो का क्या रूटीन। स्क्वाश में अंडर 15 की नंबर 1 पकौड़े खाती हैं? कभी कभी ओके, कभी वैसे- कभी या रोज? रोज़ नहीं, क्योंकि हमने बंद किए हुए हैं सारे ऑयली चीज़ें जो Nice. डीप ऑयल में फ्राई होते हैं। डीप फ्राइंग आपने वैसे भी हम लोग बॉइल्ड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं क्योंकि वो हजम करने के लिए इजी होते हैं, फिर हमें खेलना भी होता है, तो हम लोग बॉइल्ड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं मजे की नहीं अफ्तारी होती वो में। तो। ये क्या तो करें है। लेकिन? तो एक मज़े sacrifice का तो करना कुछ नहीं है होता जो हम खाते हैं। कह रहे हैं, मजे का तो कुछ नहीं है जो हम खाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर सेट इन अफ्तारी जिसमें बॉइल्ड चीज़ें ज़्यादा हैं। तो महानूर आप बताएं अफ्तारी में क्या कुछ होता है जो कि बॉइल्ड ही है फिर? बॉइल्ड की बात करें तो हमारी जो वो गए दाल वगैरह हो गई, ठीक है। दाल और ये क्या कहते हैं? चने भी ना, चने, सफेद सब चने कुछ भी, सब सब कुछ कुछ आ बॉइल्ड गया, है। तो वो मिक्स होती है। उसके ऊपर सैलेड होता है, ठीक है। और उसका पानी जो होता है वो भी हम लोग पीते हैं। Okay. और उसके अलावा बॉइल्ड के अलावा बॉइल्ड एग्स भी, और उसके अलावा फ्रूट चाट होता है, मिक्स That's फ्रूट्स it. सबका, दैट्स इट। व्हाट डू यू थिंक कि अच्छा अफ्तारी में अगर ये चीज़ ना हो तो आपकी अफ्तारी नामुकम्मल है? One must thing in your अफ्तारी should be this. What is that one thing? आई डोंट थिंक इतना कुछ खास है, क्योंकि अब हम लोग इतने आदत हो गए इस बॉइल्ड चीज़ों के साथ कि Okay. अब कुछ अनहेल्दी खाए तो फिर वो बोझ लगता है पेट पे। टेस्ट डेवलप हो गया, आपकी बॉडी उस हाँ। तरीके से ट्रेन हो अब गई है। train अब हो क्रेविंग गई नहीं होती है, तो पिज्जा ये- बर्गर एंड एवरीथिंग। या कभी कभी तो होती होगी ना। ऑफ कोर्स वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक चीट मील जरूरी होता है। उस चीट मील में क्या होता है? बहुत कुछ होता है। जो भी हम नहीं खा पाते पूरे हफ्ते, सब कुछ सब होता खा है। लिया। सब कुछ एक जगह होता पे। है या चीट मील होता है? इनका डे ही लग रहा है। मुझे कह रही है सब कुछ तो एक साथ तो सब कुछ नहीं खाया। एक साथ अमीर सब कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी अगर आप जब रेस्ट होता है फुल डे, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि मतलब जितना भी खा लिया इधर उधर, फोकस करते हैं डाइट पे, लेकिन फिर भी ये जो पिज़्ज़ा बर्गर्स जो भी हम लोग एक एक मील में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। ओके, सही। सैरिश, महविश और महानूर में शरारती कौन है? आई थिंक मैं और मानूर है आप ज़्यादा। दोनों हम दोनों मिलके शरारत करते हैं। मिल के शरारत तो मिलके करते हैं। टफ टाइम किसको देते हैं? महविश को, बिल्कुल, पूरी फैमिली को, भाई को भी, सबको अम्मा अब्बा को भी? सबको। अच्छा, कोई एक शरारत जो आपने हाँ। रिसेंटली मिल के की हो? हम मिलके बहुत ज़्यादा एक दूसरे को भी तंग करते हैं, मारते पीटते हैं। हैं? मतलब देखते हैं कि जीतेगा कौन, अच्छा, अच्छा। कौन पहले गिरा, जिसका स्टेमिना खत्म। तो ओके, तो जो पहले ज़मीन पे गिरा, हम दोनों आपस में लगे होते हैं। फिर मम्मा वहाँ से चीखती है, तुम लोग क्या कर रहे हो, क्यों चीख रहे हो? तो फिर हम लोग जाके उनको भी तंग करते हैं, उनका दुपट्टा खींचते हैं और जो है तो पानी फेंकते एक दूसरे के ऊपर। बहुत मुझे शरारतें लगता है करते हैं। मार्शार भी पड़ जाती होगी अभी तक, कोई बहुत flying पड़ती है। चप्पल और अभी बहुत तक पड़ती है। लेकिन अब हंसी आती है, अब रोना नहीं आता। हाँ। मम्मा कहती है बहुत जिद्दी हो गए तुम लोग। ढीठ कहना चाहिए था उनको आपको वैसे। क्योंकि जब बच्चे मार के आगे कुछ ना कहें तो फिर ढीठ वाला वर्ड। अच्छा, फिर कहते थे एक
एक एज आती है जिसमें स्पेशली लड़कियों की बात करें तो मार पड़ना थोड़ा कम हो जाता है। नहीं आई ना फिर एज अभी वो आई ना। लेकिन उसकी वजह ये है कि हरकतें उस एज वाली नहीं होंगी ना, तो फिर माएँ भी तो मजबूर हो जाती हैं कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। अच्छा, सहरी में उठते हुए जाहिर है बड़ी कुछ लोग बड़ा तंग करते हैं, नींद है थोड़ी देर के बाद और ये वो, उस सुस्ती कौन करता है? सबसे लेट कौन उठता है? अगर सच बताएं तो हमारा ही जो नहीं है। रूटीन होता है हम सोते ही नहीं है। सहरी नींद करके ही नहीं सोते आती। हैं। इतनी प्रैक्टिस के ओके। बाद नैप ले लेते हैं 30 मिनट्स 40 मिनट्स की, लेकिन दोबारा उठ जाते हैं। फिर जो भी काम होते हैं जो हम रोज़े में नहीं कर सकते वो सारे पूरे करते हैं। ऑलराइट, सो सहरिश, महविश और मानू में से कौन किचन में हेल्प कराता है मामा की? महविश करती है Okay. और मतलब हम तीनों बराबर करते हैं। काम कर लेते डिवाइड हैं। करते हैं। डिवाइड कर लेते हैं, यानी किचन में काम हो जाता है। पराठे बना लेती हैं, ज़्यादातर तो मम्मा करती है, ऑफ कोर्स हम उनकी थोड़ी इतबार बहुत। नहीं है ना उनको आप पे? हाँ, ये भी सही है। किचन में गंद करोगी, बिल्कुल नहीं है। किचन तबाह करोगी। हमारा एक काम होता है फ्रूट चाट कट करना, Okay. फ्रूट सारे कट करना, उसमें भी सारा किचन उल्टा हो जाता है। और फिर तो फिर वो कहती है रहने जाओ दो। निकलो किचन से। मैं करती हूँ। अच्छा, कोई एक चीज़ जो कि आप सब मिल के बना सकते हो अच्छी, तो कभी दिल किया कि चलो घर वालों के लिए बना ली, अपने लिए बना Noodles? ली? अच्छा, इतनी मुश्किल डिश? बहुत मुश्किल काम था। जाहिर है यार, देखिए नूडल्स बनाने हैं, उसमें आपकी उसमें भी बहुत हम मेहनत है लोग ना, पतीली निकालनी है, पानी डालना है, नूडल्स डालने हैं, उसके बाद वो मसाला पैकेट डालना है, खोलना उसे है, बॉईल मसाला। करना है। उसमें भी अच्छा, हम लोग task? बहुत लड़ाई करते हैं, ये तुम करोगी ये तुम करोगी। ये तो फिर पैकेट मम्मा तुम की खोलोगी, एकदम- निकालोगी तुम, मसाला तुम डालोगी, मिक्स तुम करोगी। तो बड़ा टास्क है वैसे। हाँ, बहुत मुश्किल काम है। चाय बस- बना लेते हैं हम हाँ, लोग चाय जब ये भी। मुश्किल काम है, चाय बड़ा मुश्किल काम है जी। चाय का शौकीन कौन है सारी बहन? मम्मा बहुत ज़्यादा है, मैं भी। और फिर उसके बाद मानूर। और मैं मम्मा वैसे- बनाती है, हम दोनों मिलके पीते कितने हैं। चाय वैसे कितने कप? क्योंकि जो चाय के आदी है उनको तो जब पूछो वो कहते हैं चाय। बिल्कुल। ये लोग कॉफ़ी पीते हैं, मुझे कॉफ़ी नहीं पसंद। लेकिन मम्मा जब भी बनाती है वो दिन में तकरीबन 2-3 दफ़ा तो आराम से सुबह Okay. नाश्ते के बगैर। तो मैं नाश्ते के बगैर सिर्फ 1 कप पीती हूँ, क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा पीती थी, लेकिन मैंने सुना है उसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। तो आपने कम कर दी स्पोर्ट्स है। की वजह से मैंने कम मुश्किल कर हो दिया। सो महनूर की चाय की रेसिपी क्या है? कभी बनाई है खुद से? हाँ बनाती है। हाँ बनाई है मैंने। और मैं वो बहुत ये ज़्यादा नहीं कह मीठी रही कि बनाती बनाती हूँ, वो ये कह रही है बनाई है मैंने। नहीं कह रही थी बनाती मामा के लिए भी। नहीं, अच्छा, ओ मैंने गलत सुना, मुझे लगा मानूर बनाती है। गैस भी नहीं ऑन करती। क्योंकि मुझे डर लगता है, वो टीवी रखना बहुत ज़्यादा। मैं इनको कहती हूँ गैस ऑन करो और सब कुछ मैं कर लूँगी। ओके। ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं करती, लेकिन कभी-कभी बस कर लेती हैं। कभी कभी हाँ। जब कोई आसपास ना हो, जब मैं मजबूरी हो तो खुद ही जंप कर मार ली। सकती हूँ, लगा के जंप मार सकती हूँ, तब मैं कर सकती हूँ। ओके। जब कोई रेसिपी पे हंसने आते वाला हैं नहीं ना। होता। महनूर की चाय की खास रेसिपी क्या है? आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा मीठी बनाती हूँ। कोई खास इतना कुछ नहीं है, लेकिन मुझे मीठी सब पसंद कुछ है। इकट्ठे डाल के बस ज़्यादा boil चीनी तो नहीं, लेकिन Okay. चीनी तो बिल्कुल बंद की हुई है, लेकिन गुड़ ज़्यादा डालते हैं। तो पकाते गुड़ हुए वाली चाय, हाँ, पकाते हुए गुड़ डाल दिया। ओके, गुड़ के वो मतलब मेल्ट हो पकाई जाती आपने। है तो ओके। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। क्या मुझे बात बहुत है। पसंद है। क्रेविंग शुरू हो गई अपने कुछ से लोगों को ज़्यादा यहाँ पे गुड़ वाली चाय की इसमें। अपने से ज़्यादा मुझे मम्मा के हाथ की चाय पसंद है, तो फिर वही बनाती है। मामा के हाथ की तो हर चीज अब अच्छी ये लगती तो है। नहीं, ये तो फिर बहाना ना बनाने का ना, जो चीज़ अक्सर होता है ना, खाना नहीं बनाते जी, माँ के हाथ का खाना बड़ा होती पसंद है है। हमारे तो आसपास माँ कुछ को भी लड़कियां हैं, रेसिपी दो। नाम लेंगे जरा पर्सनल हो जाएगा, उनके अम्मी के हाथ का खाना पसंद है, वो फोन कर देती है अम्मी को, अम्मी क्या बनाया हुआ है, अच्छा कभी-कभी बस तो आपके चलता हाथ है की ना। याद अब आ देखिए, गई। माँ के करीब रहने का तो फायदा ये होता है कि जब आपका दिल कर रहा है आप माँ को कहें, सही ये बात तो है। किस्मत वालों को नसीब बेशक, होती है ये बेशक, चीज़। क्या बात है, बेशक दुरुस्त आपने कहा। किस्मत वालों के अल्लाह ने नसीब किया हुआ था। मैं उसका अच्छा, फायदा वैसे आई उठाती डोंट हूँ। नो, ये दैट्स वेरी ट्रू। जब आप भले आप अलग भी रह रहे हो, मैं भी कुछ दिन पहले गया ना, तो दिल चाहता है सबीन अम्मी के हाथ का पराठा खाने का। ऐसा ही है, आपका दिल करता है आपको। बाज़ औक़ात तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी क्रेविंग स्पेसिफिक फूड की नहीं है, बट मेरी क्रेविंग ये है कि वो माँ के हाथ का खाना। सही बात तो मुझे क्रेविंग उसकी हो रही होती है। तो मैं कहती हूँ कि अक्सर हम देखते हैं ना, लड़कियाँ ज़्यादातर यही होता है हमारी सोसाइटी में कि दूर भी होती हैं, माँ बाप से ज़्यादा दूर होती हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली शादी के बाद विजिट नहीं कर रही होती। तो मैं कहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ इस मामले में कि मैं करीब रहती हूँ और ये सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रही होती हूँ। तो सिर्फ ये कि सोसाइटी क्या कहेगी कि अच्छा रोज़ जाती है या ऐसे वैसे, इससे मुझे कोई फर्क मतलब पड़ना ही नहीं मेरे चाहिए। पढ़ना भी नहीं चाहिए मुझे। हाँ। खैर पढ़ता भी नहीं है किस बात से कि 10 लोग क्या बातें करते हैं,
मैं इसको खुशकिस्मती समझती हूँ अपनी कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह मुझे इतना मौका देता है कि मैं देख सकती हूँ डेली अपने पेरेंट्स को एंड देन उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, उनकी खिदमत कर सकती हूँ, खिदमत करवा भी सकती हूँ फरमाइशें कर करके। तो आई थिंक ये बड़ी एक वो चीज़ होती है। मुझे लगता है ये जो हमारी कल्चरल चीज़ें हैं ना, एक सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से प्लीज़ इनको साइड पे कर दें। अपने माँ बाप के साथ जितना टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं, आपको जितना मौका मिलता है आप वो टाइम ज़रूर स्पेंड और करें। किसी ने वो चीज़ें साइड पे नहीं करनी तो आपकी चॉइस है, लेकिन किसी ने अगर साइड पे किया तो उसकी रिस्पेक्ट करें, वो एंजॉय करें अपनी ज़िंदगी को, करने देना उसको। मैं यही बात करती हूँ कि देखिए जो कर रहा है, मैं यही बात कर रही हूँ कि कल्चरल एंगल से ना ये एक प्रेशर जब लड़कियां लेती हैं ना अपने ऊपर, तो बाजू का करीब रहते हुए भी नहीं, जब माँ के घर है 10 दिन के बाद जाऊँ, चलो 5 दिन, अच्छा 4 दिन पहले जब टाइम मिला जाएं आप। और अगर वाकई आपकी रूटीन ऐसी है या आप पर्सनली अलग रहना चाहते हैं तो वो आपकी कंप्लीटली आपकी चॉइस है। मुझे छोटी सी एक बात भी कैसे भी नहीं याद आई, अब इसके बिल्कुल हम दूसरी तरफ से अगर बात करें, एक तो है कि बच्चों को क्रेविंग होती है, बच्चे जाते हैं और करते हैं। आई रिमेंबर व्हेन आई गॉट मैरिड, तो जिस दिन हमारा वलीमा था, अब एक नेचुरली होता है ना कि अच्छा शादी के फ़ौरन बाद नॉर्मली होता है पेरेंट्स नहीं जा रहे होते ना बेटी के घर, या होता है कि चलो स्पेशली कोई इवेंट होगा या तो कोई फिर जाएंगे, हाँ। जाते तो हैं, बट नॉर्मली हम देखते हैं हमारे कल्चर में कि वालिद स्पेशली थोड़ा अवॉइड कर रहे होते हैं। हाँ। अच्छा हुआ ये कि अब ना मेरे फादर इन लॉ ना वो बस बाहर ना वॉक करने चले गए घर से बाहर ना, अब परेशान फिर रहे हैं, वॉक करें, तो कहते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आई ना कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो कहते हैं मैंने किसी को नहीं बताया, मैं वॉक करते करते मैं हमारे घर की तरफ चल पड़े, बस मुझे कॉल की तो कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ चाय पीने ना। तो मैंने कहा हाँ अंकल आए, इसमें क्या बात है, आ जाएं। सो अंकल आए, घर में आए, आराम से बैठे बाहर, हम लॉन में बैठ के उन्होंने कहा कि बस चाय पीनी है। अब होता है शादी के फ़ौरन बाद पहली बार फादर इन लॉ घर हैं तो इंसान को होता है चाय की खिदमत, यू नो, एहतमाम करें। वो क्या कुछ नहीं करना, बस तुम ईजी हो, सारे आराम से आके बैठो, सिर्फ हम चाय पियेंगे। फिर कहते हैं मैं घर में किसी को बता के नहीं आया। हमने कहा क्यों? कहते मुझे किसी ने आने नहीं देना था, बेटी घर जा रहे हो। कहते मैंने इसको बैरियर को ब्रेक करना है कि ये मैं क्यों सोचूं कि बेटी घर जा रहा हूँ, मैं जब दिल करेगा। मैं प्लीज इन चीज़ों से निकले हैं, ये सोच एक ऐसी है ना, इस सोच से निकलना बहुत ज़रूरी है। इसी सोच की वजह से कितनी माएँ हैं जो अपनी बेटियों के लिए तरस रही होती हैं, कितनी बेटियां हैं जो अपनी माँ बाप के लिए तरस रही होती हैं। तो प्लीज़ जब आपको मौका मिले जाएं, टाइम स्पेंड करें। नहीं दिल कर रहा, वो आपका और आपकी मतलब पेरेंट्स का जो रिलेशन है, जो आपकी वो उस लिहाज से अपना है। आप में ज़्यादा अटैच आप लोग अपनी अम्मी के साथ नहीं, अपने अब्बू के साथ। मुझे लगता है क्योंकि हम अब्बू के साथ हर टाइम होते हैं, बाहर आउट ऑफ कंट्री भी, स्क्वाश में भी, ट्रेनिंग के टाइम भी, तो ज़्यादातर मम्मा को मिस करते हैं। क्योंकि और जैसे आपने कहा कि उनके हाथ का खाना, तो हम भी ज़्यादातर अगर ज़्यादा टाइम के लिए या फिर ज़्यादा टूर्नामेंट्स के लिए बाहर होते हैं तो हमें बहुत मिस करते हैं मम्मा को। और वीडियो कॉल पे बात होती है हमेशा, लेकिन फिर भी वो खाना सब कुछ ठीक नहीं होता बाहर का, तो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। कोई ऐसा खाना, बल्कि हम फिर खाने पे आ जाएंगे, बल्कि अगर हम यूँ आपसे सवाल करें 5 ऐसे खाने बताने आप दोनों ने बारी बारी, जो कि आपको हो गए ये माँ के हाथ के ही खाने हैं। 5 cuisines माँ के हाथ की, स्टार्टिंग फ्रॉम यू सैरिश। आलू चिप्स। आलू के चिप्स। ओके 5 मैं 5 बताऊँ? आपने 5 बताना? यस। हाँ ओके, चाय, चाय, आलू के चिप्स और पुलाव, पुलाव, चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, बिरयानी, बिरयानी। 5 हो गए जी, आपने 5 बता दिए, सब कुछ बता दिए। वही तो मैं कहूँगी क्यों अम्मी यही 5 चीजें बनाती है? नहीं और भी बनाती है। चलिए आपके लिए सवाल चेंज करते हैं। ओके ओके। वो 5 चीजें जो अम्मी ने बनाई और अब आपने नहीं खानी, आप कहते हो अम्मी मैं नहीं खाऊंगी ये वो 5 चीजें कौन सी हैं? भिंडी, भिंडी और आई थिंक सिर्फ भिंडी, क्योंकि मुझे भिंडी ऐसे नहीं पसंद, मतलब मेरा दिल एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं वो खाऊं, मेरा मुंह एक्सेप्ट नहीं करता। ज़ाहिर है कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं उस तरह से उतनी पसंद होती कि आप खाओ, और जो सब इसने बताया वो तो खाना चाहेंगी आप। भिंडी के अलावा कोई नखरा करती हैं? हालांकि भिंडी बहुत मजे की सब्जी है, लेकिन अपनी अपनी चॉइस है ना, अपनी चॉइस है। वैसे बता करेले भी नहीं खाती है। करेले भी नहीं खाते जी आप? कौन खाता है यार? खाते हैं हम लोग, हमें बहुत पसंद है करेले, भरे हुए करेले, कीमा करेले। एग्जैक्टली, आई मीन वाओ। आप वैसे ये 2 नेमतों से महरूम है, ठीक है? करेले भी नहीं खाती, और मैं गोश्त नहीं खाती। गोश्त नहीं खाती आप? गोश्त नहीं खाती, ओके। और ये? मैं सब कुछ खाती हूँ इसके अलावा। इसके अलावा सब कुछ खा लेती अगर गोश्त नहीं खाती तो फिर प्रोटीन इंटेक बहुत मसला होता है इसके साथ। मैं दरअसल सिंपल गोश्त नहीं खाती, लेकिन जो कबाब होते हैं तो उसमें गोश्त का टेस्ट नहीं आता। प्रोसेस्ड
आप खा लेती हैं कबाब की फॉर्म में। कुछ लोग होते हैं वो उनको होता है कि अच्छा बजाय इसको टिक्का खाएं, कहते हैं कबाब खा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, वो कहते हैं नहीं हम प्रोसेस्ड क्यों खाएं, सीधा हम बारबेक्यू खाएंगे। वो पहला अटैक उनका दस्तरखान पे बारबेक्यू पे होता है। स्पेशली हम अगर केपी की साइड देखें ना, वहाँ पे ज़्यादा हम देखते हैं बारबेक्यू एंड हर जगह मीट एंड एवरीथिंग, वहाँ पे ज़्यादा है इसका कल्चर। कबाब कबाब का भी चप्पल है, कबाब। चप्पल कबाब फिर तख्त भाई क्यों, तो क्या ही ये बात नहीं है। खाती, नो हमें बहुत पसंद है। हर हफ्ते में 1-2 बार तो ज़रूरी आता है हमारे घर में। मैं सीख कबाब खाती हूँ। चॉइस है ना जी अपनी, Choice है। चप्पल से उनको शायद डर लगता है। क्योंकि वो आए दिन तो हरकतें नाम ऐसी का हैं भी थोड़ी फेयर सी। होता है ना कि ये ना अभी मुझे चप्पल ऐने खाम खाई अम्मी की आ ही ना जाए कबाब तो मेरे चप्पल भी मिले। लास्ट टाइम ऐसी शरारत जिस पे आपकी अम्मी ने आपको हल्का सा प्यार से अभी 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 किस बात पे? अभी कुछ दिन पहले मेरी और इसकी स्कर्ट पे लड़ाई थी। ओके कि ये मैं पहनूंगी, इसने कहा ये मैं पहनूंगी, मैंने कहा ये मेरी है, कहती हो मेरी है। तो हम दोनों एक दूसरे पे बहुत और थी किसकी? तेज आवाज़ से, गलती इसकी थी, हम बहुत तेज आवाज़ से बात कर रही थी। तो मम्मा आई, इसको तो मारा लेकिन मुझे भी मारा, वो तो और मैं हंस रही थी, रो रही थी। ये थप्पड़ पड़ा था। पीछे से मारा कमर पे। अच्छा ये तो होता है ना, अगर दो बहन भाई की लड़ाई हो रही हो, ये तो हमारे घर में भी होता है। मेरे बच्चे अगर लड़ रहे हो ना, मैं नहीं पूछता गलती किसकी है, दोनों को डांट पड़ती है दोनों को इक्वली। मार पड़ती ये इन जीन्स है हमारे कि हमने भी मारे हैं, गलती डांटे इसकी खाई। भी हो। वो ऐसे होता है ना कि एक को मार पड़ रही होती थी ना बचपन दूसरा में, तो काम बाकी करती- सारे ना एक मुसल्ले पे चढ़ जाते थे जयनमाज पे, एक किताबें खिसक लेते फौरन लेके बैठ जाते थे कि उसको पड़ गई, अब मेरी बारी ना आ जाए तो थोड़ा अपनी हरकतें जो है ना वो सीधी कर लेते सीधी हैं। कर लेते। नहीं वैसे भी किसी को डांट पड़ रही होती थी ना, तो हम निकलते थे वहां से कि अब देखो डांट पड़ी है, माहौल गर्म है। तो ये आप ना कहीं आप लपेट में जरूर आएंगे, हाँ तो निकलो वहां से। हिट हो जाएंगे, तो वहां से बस साइड पे चले जाओ, तो ये भी बड़ा जरूरी है। अच्छा जी, अभी क्या गोल सेट किया लास्टली, अगर ये हाँ। बताएं। अभी नया competition जो क्या? नेक्स्ट आ रहा है इंशाल्लाह, अभी हमारे ट्रायल्स जो है तो हो रहे हैं। तो जो है एशियन सीनियर के लिए, जो कि Okay. बहुत बड़ा इवेंट है, वो पाकिस्तान में होगा। शायद वो टीम है, आई थिंक टीम है, तो बहुत बड़ा इवेंट होगा, बहुत टॉप के प्लेयर्स आने वाले हैं। तो इंशाल्लाह पहली कोशिश तो ये होगी कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँ, इंशाल्लाह। और दूसरा कि मैं परफॉर्म करूँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ, तो बहुत बड़ी बात होगी। और उसमें अगर इंशाल्लाह। मैंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, अगर मैं मैच तो जीती, जो कि जिसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और मैं कर भी रही हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत बड़ी बात होगी मेरी। इंशाल्लाह। सो एशियन सीनियर की सिलेक्शन क्राइटेरिया से मुताल्लिक अगर आप कमेंट कर लें, वो क्या है क्राइटेरिया सिलेक्शन का? पूरे पाकिस्तान से लड़कियां आएंगी, मतलब जो टॉप 10 की लड़कियां है पूरे पाकिस्तान से, वो हर एक सूबे से आएगी। तो हम लोग पेशावर KPK से आए थे, ठीक है। और हमारे साथ आई थिंक 5 लड़कियां और थी, बल्कि KPC बहुत ज़्यादा। सो आई थिंक पूरे पाकिस्तान से सारी सीनियर्स लड़कियां आ रही है, और 2 लड़कियां हैं जो आउट ऑफ कंट्री है लेकिन पाकिस्तान से, तो Okay. वो भी आ रही थी। वो काफ़ी सीनियर, काफ़ी अच्छी है, जिनने नेशनल गेम्स में भी उनसे हमारा मुकाबला हुआ था। ओके जीते थे आप लोग? वो नहीं कोई बात नहीं, बट सीनियर से क्या मुराद है? वो एज वाइज कैटेगरी चेंज होती है? नहीं, जी। वो आई मीन सीनियर में कोई भी खेल सकता है। Any उसमें category? उसमें age category होती देखते। नहीं है? कैटेगरी नहीं होती, सीनियर होता है। सो उसमें तो फिर इसका मतलब है बहुत सीनियर प्लेयर्स भी बहुत आएंगे। अच्छे प्लेयर्स आएंगे, बिल्कुल। अच्छा पाकिस्तान में जनरली कितना देख रहे हैं हम स्क्वॉश में लड़कियों को? आई थिंक अभी बहुत अच्छी हो गई है लड़कियों का खेलना, लड़कियों का आना, जो बहुत न्यू जो बिगिनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत देखने को मिल रहा है कि बहुत लड़कियाँ ट्राई कर रही हैं कि वो जो है तो आगे बढ़ने की कोशिश करें। कुछ लड़कियाँ क्योंकि बस 1 महीना 2 महीना खेल के फिर वो चली जाती है, इतना इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा जो है तो अपनी कोशिश कर रही है, टूर्नामेंट्स खेलने आ रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, और कुछ इंटरनेशनल के लिए भी ट्राई कर रही है। मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ, और मैं प्राउड भी फील कर रही हूँ कि हमारी वजह से या फिर किसी को भी देख के उन्हें स्टार्ट किया हो, तो बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए भी और फीमेल स्क्वॉश के लिए भी। ग्रेट। लास्टली 2026 का इख्तिताम कैसा होना चाहिए आपका? अभी हम आगाज़ में है, होता है ना आपने सेट किया होता है ये कंपटीशन वो कंपटीशन, ये मेडल वो मेडल, व्हाट्स योर टारगेट फॉर 2026? आई थिंक मुझे प्लैटिनियम इवेंट्स जीतने हैं। फर्स्ट एशियन जूनियर जो आ रहा है उसमें मुझे परफॉर्म करना है, और वर्ल्ड जूनियर में मैं चाहती हूँ मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ, जो बहुत बड़ा इवेंट है, और मैं काफ़ी खुश होंगी अगर हमें वर्ल्ड जूनियर में लेकर जाए। इंशाल्लाह। सो और US जूनियर और ब्रिटिश जूनियर में खेलना चाहती हूँ। टॉप 5 जो बड़े इवेंट्स हैं उन सब में मैं मेडल लेकर आना चाहती हूँ। इंशाल्लाह जी, ऑल द बेस्ट। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आते रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल।
वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान रमज़ान स्पेशल में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब एक ऐसे ही हीरो से आपकी मुलाकात हम करवाने लगे जो कि मुल्क के लिए बहुत काम कर रहे हैं, मुस्तहिक लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और ये काम, ये जो सोशल वर्क है, ये पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। अब इन कामों की अगर बात की जाए तो इसमें मदारिस और यतीम खानों में IT लैब्स, कुरान लाइब्रेरीज़ और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पे जो अवेयरनेस है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा काम करते आ रहे हैं। यूथ लीडर भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, और काफ़ी सारे इवेंट्स जो हैं वो भी ये करवा रहे होते हैं। अपना घर ओल्ड एज होम वो भी ये चला रहे हैं। तो ये इतने सारे काम अपनी जॉब के साथ, बिकॉज IT सेक्टर से उनका ताल्लुक़ है, तो किस तरीके से मैनेज होता है, स्पेशली रमज़ान के पर्सपेक्टिव से हम बात करें कि फ़लाही काम हम देख रहे होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो उस हवाले से कितना काम में बेहतरी आई है और रमज़ान कैसा गुजरता है जानने की कोशिश करते हैं। सोशल एक्टिविस्ट महर शहरयार ने हमें ज्वाइन किया, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर। बहुत शुक्रिया महर शहरयार आपका। तकरीबन 8 शहर आपने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे आप लोग ज़्यादा काम कर रहे होते हैं एक्टिवली, राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं रमज़ान के पर्सपेक्टिव से। जो दस्तरखान आप लोग लगा रहे होते हैं इस वक्त किन किन शहरों में और किस तरीके से आप इसको मैनेज करते हैं? सर रमज़ान हमने तो जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था ना, तो हमने टारगेट किए थे ऑर्फनेजेस। क्योंकि हम देखते थे कि रोड्स के ऊपर जो होते थे दस्तरखान बहुत ज़्यादा लगते थे, लेकिन ऑर्फनेजेस के अंदर ये रूटीन कम पाई जाती थी। ठीक है। बेसिकली हम ये समझते हैं कि बच्चों ऑर्फन एजेस के अंदर ना इनकी रूटीन में ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्फन एज अगर उनको उस तरीके से हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो छोटी सी उम्र में, क्योंकि हमारे अंदर जो रोज़े की आदत है ये हमें हमारे बचपन में जो हमें माँ बाप सहरी में उठाते थे वहाँ से आई है। उस चीज़ को देखते हुए हमने मतलब बहुत सारे ऑर्फन्स का रोज़ा नहीं भी होता था। हमारे ऊपर ये भी बड़ी बात आती थी कि यार इनका तो रोज़ा नहीं होता, आप इनको इफ्तार करवा रहे थे। तो ऑर्फनेजेस को टारगेट हम लोगों ने करना स्टार्ट किया कि हम इनमें ये आदत बचपन से डालेंगे, इनको इफ्तारी करवाएंगे, सहरी करवाएंगे, तो तब ये बड़े होकर रोज़े रखेंगे। तो हम स्कर्दू, गिलगित, लाहौर, रहीम यार खान, डेरा इस्माइल खान, जेलम और रावलपिंडी इस्लामाबाद में हम ये दस्तरखान लगवाते हैं। ओके, अब देखें ये सारे इलाके दूर दूर हैं जी। सो आपके पास टीम है, आप उसे किस तरह से मैनेज करते हैं? देखें ऑर्फन अदारों के अंदर काम करने का मज़ा इसी वजह से आता है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं और हमारी टीम्स भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। हम सिर्फ उनको यहाँ से फंड करते हैं, जो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो अदारे के साथ जाता है, और ये एग्जीक्यूशन रोड के ऊपर दस्तरखान करने से और बाहर, क्योंकि कोई पता नहीं होता है, अनएक्सपेक्टेड ऑडियंस होती है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, लेकिन ये एक सेफ साइड भी होती है। सेकेंडली वहाँ पे बहुत सारे हमारे दस्तरखान फीमेल्स लीड कर रही होती है, क्योंकि फीमेल ऑर्फनेजेस के अंदर भी हमारे हो रहते हैं। तो ये दोनों इस पहलू में हमारी फीमेल वॉलंटियर्स भी काम करती हैं और मेल वॉलंटियर्स भी काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और वॉलंटियर किस तरह से लोग करते हैं ओवरऑल, बिकॉज सिंस हम देख रहे होते हैं यूथ पे बड़ा कम हम रुझान देखते हैं आजकल। इंसेंटिव बेस्ड होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, कोई ना कोई इनकम जनरेट होती हो, ये एक माइंडसेट अभी भी एग्जिस्ट करता है। सो हाउ डू यू मोटिवेट? ये अच्छा है, इनकम जनरेट होगी तो इंसान सरवाइव करेगा, लेकिन पाकिस्तान की यूथ का ना हमने इमेज बड़ा गंदा सेट कर दिया कि हर बुरे काम के अंदर ही है। ऐसा नहीं है। जब भी पाकिस्तान के ऊपर कोई मसला आता है या कोई भी इस तरह का फलाह का काम होता है ना, तो आप एक तादाद देखेंगे बड़ों से ज़्यादा बच्चों की होती है। चाहे आप सैलाब देख लें, चाहे ज़ल्ज़ला देख लें, अगर बच्चे के अंदर थोड़ा सा, चाहे वो हमारे पास तो एग्जांपल्स होती हैं, 14 साल का बच्चा हमारे यहाँ के वॉलंटियर कर रहा होता है, तो रमज़ान के अंदर तो वॉलंटियर ज़्यादा होते हैं, इनिशिएटिव्स हमारे पास कम होते हैं। नॉर्मल रूटीन में ये होता है कि थोड़ा देखना पड़ता है हमें। ज़बरदस्त, मेरा ख्याल है ये तो एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। और अब तो अच्छी बात है कि यूनिवर्सिटीज़ के जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें भी एक बड़ी अच्छी चीज़ ये कर दी गई है। खैर काफ़ी टाइम से अब ये चल रहा है कि आपको कम्युनिटी सर्विस के जो आवर्स हैं वो अपने कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो वो इसी तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वेलफेयर के लिए जो काम करी, तो उनके साथ वो जुड़ते हैं। तो ये हैबिट है, ठीक है, शुरू में लगता होगा कि अच्छा हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया एक चीज़, बट देन अगेन वही बात है कि जब आप यूनिवर्सिटी से निकलें भी तो आपके अंदर ये जज्बा पैदा हो। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो ओवरऑल रूटीन के बारे में बताएं, रमज़ान में किस तरीके से काम ज़्यादा बढ़ जाता है? देखें रमज़ान में क्योंकि हमारा अपना भी एक इनिशिएटिव है ओल्ड होम का, वहाँ पे भी है, उसको दिन में हम लोग कोशिश करते हैं, देखते हैं। लेकिन पहले शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था ना, तो बहुत हैक्टिक लगता था, लेकिन अभी वो सारे हमारे चीज़ें सेट हैं कि एक बंदे ने यहाँ पे जाना है, वो मंडी चले जाएगा, वहाँ से उन चीज़ों को देखेगा। फिर हम ऑर्फनेज 2-3 घंटे पहले चले जाते हैं, कोशिश करते हैं सिर्फ ना कि बच्चों को दस्तरखान लगा कर उनको करें हमारे, क्योंकि जो हमारी फाउंडेशन का काम है ना, इन सेशन और सेमिनार्स हम बहुत ज़्यादा कंडक्ट करते हैं,
क्योंकि मैंने ये मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है ऑर्फनेजेस के हवाले से, क्योंकि मैंने कोई 100+ ऑर्फनेजेस विज़िट किए हैं और 1000 टाइम किए हैं। वहाँ पे बच्चों के अंदर खाना पीना पिंडी इस्लामाबाद के हर ऑर्फनेज के अंदर ना हद से ज़्यादा है, लेकिन जो एक मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ होती हैं उन बच्चों के अंदर वो बहुत कम होता है, और इसके पीछे भी एनजीओ सेक्टर का ही हाथ होता है। हम आप कभी भी किसी भी ऑर्फनेज को खुद भी विजिट करके देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि वो एक उनकी नज़र में एक डिमांड होती है कि कोई इंसान आया है तो ये कुछ दे कर जाएगा, ये हमें खाना खिलाएगा। फिर उनको बच्चों को थ्रो कर खाना भी देते हैं तो ऐसे फेंक कर, और उनके अंदर वो एक होता है। हमने जो 2-4 ऑर्फनेजेस टारगेट किए हुए ना, हम वहाँ 2-3 घंटे पहले जाते हैं, हमारी टीम हमारे सेशन सेट होते हैं, पर्दे के बारे में उनको बताते हैं, उनकी बॉडी कंट्रोल के बारे में उनको बताते हैं, फीमेल वॉलंटियर्स में ख़ास तौर पे जाकर उनको बताते हैं कि किस तरीके से आपकी बॉडी कैसे बिहेव करती है, आपने रमज़ान के अंदर क्या रूटीन होनी चाहिए। तो हम एक पूरी कोशिश करते हैं कि अगर जाएँ तो हमारा मकसद पूरा हो। अच्छा, तरबियत का जो एक पहलू है वो आपने इसमें शामिल रखा हुआ है। बिल्कुल। महर, हम ज़रा बात करते हैं जो IT लैब्स आप लोगों ने स्टार्ट की, बिल्कुल मदारिस में भी और यतीम खानों में भी, एक तो ये आइडिया कैसे आया, और उसके बाद जब आपने स्टार्ट किया तो अब तक कितनी लैब्स बना चुके हैं, एंड हाउ इज़ द रिस्पांस? शुएब भाई, मैंने बेसिकली इसको बनाना था मदारिस के अंदर। मैंने बच्चों को देखा, मैं मदारिस के अंदर गया, बहुत तालीम थी, बहुत नॉलेज था, लेकिन उनको उस नॉलेज की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं पता थी। हमने पहली जब IT लैब बनानी चाहे ना, तो हमें मदरसा ही ना मिले, हम जाएं वो कहीं किताबें दें, ये कर दें वो कर दें, नहीं, एक्सेप्टेंस ही ना आए। पहली IT लैब बनाई, जिस जगह पे बनाई उन्होंने उसको सेल कर दिया। 1 साल हम लोगों ने पॉज लिया, हमने फिर दोबारा देखा कि यार हम कैसे इंटर हो सकते हैं मदारिस के अंदर। फिर एक हमें पहला मिला ऑर्फनेज, वहाँ पे हमने ये IT लैब बनाई। उसके बाद जब पहली बन गई, जब लोगों ने देखा कि यार कंप्यूटर्स आ गए हैं, ये बच्चे कोर्सेज करने लग पड़े हैं और ये थोड़ी थोड़ी अर्निंग भी करने लग पड़े हैं अपनी, तो फिर लोगों में रुझान आया और फिर उनके अंदर एक्सेप्टेंस आई। क्योंकि एम्पावरमेंट के इनिशिएटिव्स तो हैं नहीं, बेसिकली ज़्यादातर हमारा ध्यान होता है कि कुछ खाने का दे दें, कर लें, डोनेशंस की तरफ फोकस है। हाँ, उसकी तरफ फोकस होता है। ये टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था इसकी एक्सेप्टेंस बनाना भी। 1 साल में एक IT बनी, चलाई उसको बड़े मुश्किल के साथ, और फिर अगले ही साल में हम लोगों ने 24 बना ली। अच्छा, और आपका फीडबैक आता होगा बहुत अच्छा, बच्चों के इंटरेस्ट के लिहाज से भी, या मे बी उससे बच्चों ने एक्सेल किया आगे? बच्चों ने भी एक्सेल किया, और हमारे जो रहीम यार खान वाली IT लैब है ना, वहाँ पे उलमा इकराम आकर बैठते हैं, वो सीखते हैं, उन्होंने अपने YouTube चैनल्स बनाए हैं और वो अब अपनी आवाज़ से कमा रहे हैं। ज़बरदस्त। देखिए, उनको मालूम हो गया कि हमें एक सोर्स ऑफ अर्निंग वाला एलिमेंट भी रखना है सामने, और जब एक आपका जो ना उस्ताद ऐसा कर रहा हो तो बच्चों में नेचुरली चीज़ आ भी जाती है कि हमें भी अर्न करना है। इट्स नॉट जस्ट कि ठीक है तालीम वो ज़रा ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम आपने ऐसे स्किल्स ज़रूर हासिल करने होते हैं जिससे फिर आप कमा सकते हैं। एट द सेम टाइम महर, ज़रा हमने पाकिस्तान में बहुत से अच्छे मदारस देखे भी हैं, हम उनके बच्चों को देखते हैं O लेवल्स A लेवल्स कर रहे होते हैं, नॉर्मल मैट्रिक करना है तो उनकी चॉइस है, रोबोटिक्स में आगे नज़र आ रहे हैं। दैट मीन्स कि देखें एक्सेप्टेंस बहरहाल है, लेकिन हाँ ये बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हों जो कि फिर उसका रिजल्ट हमें नज़र भी आ रहा हो। ये दुरुस्त है कि छोटे मदारिस में भी ये इशू ज़रूर देखते हैं कि वहाँ पर शायद ये फोकस नहीं है कि अच्छा IT लैब्स या ऐसे कोर्सेज या ऐसी तालीम जिससे आपका रोज़गार जुड़ा हो, इज़न्ट इट? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सो आप छोटे मदारिस को आप टारगेट कर रहे हैं? जी। हाँ, मदारिस पहले तो देखते ही वो हैं कि जो डिजर्विंग हो, ठीक है, क्योंकि ना राइट जगह के ऊपर आप लोगों का वैसे होता है रुझान के देखें कि एक इस्टेब्लिश सेटअप में डोनेट करें, हम वो चीज़ नहीं देखते। अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं पिछले दिनों भी था कि हमने स्कर्दू में जब IT लैब बनाई ना, तो वो होस्ट कहते हैं कि वहाँ पे नेवटेक भी तो काम कर रहा है ना। मैंने कहा आप ये बताएं कि स्कर्दू के अंदर नेवटेक है, जब वहाँ तक जिस जगह पे रसाई ना हो वहाँ पे काम करने का मज़ा आता है। स्कर्दू के अंदर जाके उससे भी तीन घंटे का आगे रिमोट एरिया शिगर बनता है। इस टाइम पे शिगर के अंदर हमारी 3-4 IT लैब्स काम कर रही हैं और वो बच्चे सीख रहे हैं। और जब मज़ा तब आता है ना कि एक बन जाए, दूसरा देख करके अब हमें भी बना के दो। तो ये हमारे पास रिक्वेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह इतनी है, और हमारा प्लान है कि इस साल में हम तकरीबन 100 कंप्लीट करें। अच्छा, बच्चों के राइट्स के लिए भी आप लोग काम करते हैं, उसके लिए भी बात कर रहे होते हैं? जो बेसिकली जो एक हमारी मेन कैंपेन थी ना, दैट वाज विंड ऑफ शैटरिंग द साइलेंस। ये थी अबाउट द गुड टच एंड बैड टच की तमीज़ बच्चों के अंदर। ये मुझे क्यों ज़रूरत नज़र आई, क्योंकि मेरा जिस कम्युनिटी से ख़ुद तल्लक था ना, वहाँ पे बच्चे 3 तरीके से तबाह हो जाते थे। या उनके अंदर असले का शौक़ आ जाता था, या वो नशे के अंदर लग जाते थे,
या फिर तीसरा बड़ा प्रोस्पेक्टिव मेरे नज़र में, जो मेरी केस स्टडी है ना, बच्चा तबाह तब होता है वो जब वो अपनी एज से बड़ी एज के बंदे के साथ दोस्ती करता है। इन तीन के ऊपर हम लोगों ने एक छोटा सा रसाला डिज़ाइन किया था, दैट वाज विंड ऑफ शैटरिंग द साइलेंस, कि यार हमने बच्चों को ना मेंटल डिस्टर्बेंस से बचाने के लिए, चाइल्ड अब्यूज़ से बचाने के लिए उनको बताना है कि यार व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गुड टच एंड बैड टच। स्टार्ट लिया, स्कूल में गए, मैंने बच्चों को समझाने से पहले हम बच्चों को समझाने लगे हैं तो टीचर्स उनके छुपना शुरू हो गए। व्हेन आई स्टार्टेड टू टेल देम द डिफरेंस बिटवीन गुड टच बैड टच, फिर महसूस हुआ कि बच्चों को बाद में पहले टीचर्स को बताएं हम इस बारे में, क्योंकि आप फॉरेन स्टडी करें ना तो वहाँ दूसरी क्लास में बच्चे को पता होता है कि यार मेरी बॉडी है, मुझे कहाँ पे कोई हाथ लगा सकता है, कहाँ नहीं लगा सकता। ये ज़ाहिर है ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे नहीं है, पाकिस्तान के अंदर नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने 1 लाख बच्चे को ट्रेन किया है इस कैंपेन के हवाले से। फिर हमने इवन जब ये नून लीग की गवर्नमेंट आई है तो उनको ये आइडिया भी हमने दिया, जिन से हमारी रसाई थी, कि आप कोशिश करें, और अभी आपके कैरिकुलम के अंदर है 4 क्लास के अंदर अबाउट गुड टच एंड बैड टच। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, मैं फिर से IT लैब्स पे आऊँगा। कुछ ऐसे सक्सेस स्टोरीज भी आपके सामने, बिकॉज आप काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, कि जिन्होंने वहाँ से सीखा और उसके बाद एक्सेल किया, थोड़ी ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी भी बिल्कुल है। देखें, कोई थ्योरी कामयाब ही तब होती है जब आपके पास उसका कोई फाइनल रिजल्ट आता है। हमारे पास, मैंने आपको बताया ना, मुझे सबसे अच्छा इसके अंदर ना, अब 25 की 25 है ना, तो वो 25 की 25 कामयाब भी नहीं हुई। उसके पीछे वजह क्या होती है कि जो चलाने वाले होते हैं ना, कोई उनका इतना रुझान भी नहीं होता। रहीम यार खान बहुत अच्छा हमारा रहा, वहाँ पे बच्चियों ने बहुत सीखा तकरीबन। अब रहीम यार खान में भी ना उधर सैलरीज बड़ी कम है, लेकिन वहाँ की बच्ची छोटे छोटे कोर्सेज से, उनको ग्रेस एकेडमी थी वहाँ पे, एक बच्ची को वहाँ पे जॉब मिल गई। एक उलमा इकराम थे, उन्होंने स्टार्ट कर दिया। शिगर के अंदर एक 14 साल 15 साल बच्ची थी, उसने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया वहाँ से करके। तो मल्टीपल है। मैं आपको बताता हूँ कि दरबार के अंदर आपने IT लैब सुनी है कभी? नहीं। हमारी दरबार के अंदर भी किस है। दरबार में? साबरी दरबार है, चक्री रोड के ऊपर। अच्छा। तो वहाँ पे जितने वो चक्री रोड के भी बच्चे हैं वो साबरी दरबार में आके IT लैब सीख रहे हैं। अच्छा, इदारे भी इसमें ताउन करते हैं आपके साथ, या बाज़ औक़ात होता है ना जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है, वो कहते हैं जी वो चल रहा है, दीन की तालीम है तो बस हम दीन की तालीम पे ही रख रहे हैं, या फिर बाकी निसाब अगर है वो कहते हैं जी हम उसी करिकुलम को फॉलो करके चल रहे हैं, वी डोंट नीड दैट। कुछ एक्सेप्टेंस के भी मसाइल हैं। अब इनको भी समझ आ गई है, क्योंकि अब मदारिस को भी आहिस्ता आहिस्ता समझ, देखे ना अब नहीं, लेकिन जो पहली दफ़ा आपने इनिशिएटिव लिया था इस तरह का, तो हर्डल्स थे, चैलेंजेस बहुत थे? ज़्यादा। अच्छा। उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है ना, कि उनके पास जब कोई इस तरह की चीज़ लेकर ही आज तक नहीं गया हुआ ना। अब पाकिस्तान के अंदर बनो काबिल ने देखे ना कितना अच्छा है, लेकिन वो भी हमारे इनिशिएटिव के बाद का इनिशिएटिव है। तो हमें तो खुशी होती है कि इतनी यंग एज में हम लोगों ने एक अच्छा ऐसा इनिशिएटिव लिया जो बाद में बड़े बड़े अदारे करें। आरफा करीम वो जो बच्ची है उसके नाम पे जगह जगह पे आपने इंस्टीट्यूट, तो ये सारे कोशिश कर रहे हैं। अब मदरसों को भी ये बात समझ लग गई है कि अगर हमने अच्छे तरीके से करना है तो अपने बच्चे को हमने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना है। वेरी ट्रू। अच्छा, वो दरबार का माहौल क्या होता है जो चक्री रोड पे आपने जिक्र किया, कि जहाँ पर बच्चे अब आते हैं और सीख रहे हैं? बिल्कुल। वो हमारे एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी किताबें लिखी हैं। अभी पिछले साल उनकी वफात हुई है, अभी उनका बेटा वो रन कर रहा है। तो हम जहाँ जहाँ पे IT लैब्स बनाते हैं ना, अगर फीमेल्स का अदारा हो तो हम उनको पूरा एक कम्युनिटी की डेफिनेशन ये होती है, हम उनको IT लैब भी बना के देते हैं, कुरान लाइब्रेरी भी बना कर देते हैं। हुनरमंद एकेडमी बच्चियों के लिए हमारा एक इनिशिएटिव है, दैट इज सिलाई सेंटर्स। उनको सिलाई सेंटर्स बना के देते हैं, 4-5 पहलू देते हैं। और माइक्रो फाइनेंसिंग कर रहे हैं अभी हम लोग मदारिस के अंदर बच्चियों के लिए। 50,000 रुपये हमने बजट रखा हुआ है, बच्ची वहाँ से निकले, अगर उसके पास स्किल है, रोजगार स्टार्ट हो जाता है। ये बहाना है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अपना किचन भी वो स्टार्ट कर सकती है, अपना सिलाई का काम भी कर सकती है। बहुत सारे ऐसे काम है जो 1 लाख वो हो जाते हैं। हम उनको वो भी करते हैं कि जो जो बच्ची इस काबिल हो। और ज़ाहिर है साथ पढ़ें साथ साथ, और साथ साथ जो है वो आपके पास हुनर है तो आप उससे कमाएं ना, अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ से। हमारे पाकिस्तान में रुझान थोड़ा सा बड़ा हम देखते हैं, बड़ा डिफरेंटली हमारा एक माइंडसेट है कि जी जब तक बच्चा ग्रेजुएशन नहीं कर लेता तब तक जो है पेरेंट्स का यही ज़्यादातर हमने यही देखा है कि वो उसको पैसे दे रहे हैं, खुद अर्निंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो सिखाई ही नहीं जाती हमारे यहाँ। चले मेरी बेनिफिशरी वो चले जिसका बाप जिंदा है, माँ जिंदा है, वो आखिर में ना कहीं ना कुछ किसी ना किसी का कुछ हो जाता है। हमारी तकलीफ़, मेरी जो मेन तकलीफ़ मुझे महसूस होती थी ना कि एक यतीम को, चले वो यतीम हो गया, वो ऑर्फनेज में आ गया, अब ये तो नहीं है ना कि सारी ज़िंदगी उसका दिमाग भी यतीम रहेगा।
हमारी तकलीफ़ ये थी, मैं जिस ऑर्फनेज के साथ अभी पिछले 7 साल से मुंसलिक हूँ ना, या अभी मेरा अपना भी दारुल महर के नाम से हम लोग ऑर्फनेज का इनिशिएटिव ले रहे हैं, ओल्ड होम ऑलरेडी हम लोग चला रहे थे 50 बच्चों को। हम अब ये भी देख लेना कि माशरे के अंदर जितने बड़े लीडर्स हैं ना, उन मोस्टली ऑर्फन्स हैं। मेरी केस स्टडी हम लोगों ने 200 ऐसे लीडर, अब सबसे बड़ा लीडरशिप में जब भी नाम आता है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे दुनिया वो ऑर्फन थे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि ऑर्फनेज का बच्चा है सारी ज़िंदगी वो बस मांग के ही नहीं, हम चाहते हैं वो एम्पावर हो, कल उस ऑर्फनेज को खुद सपोर्ट करे। बड़ी ज़बरदस्त ये सोच है कि एम्पावर करना है हमने अपनी यूथ को, हमारे बच्चों को हमेशा से उनको, ठीक है आप हेल्प ज़रूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ये नहीं कहेंगे कि आप बिल्कुल हेल्प ना करें। किसी के घर खाना नहीं है उस टाइम पे तो आप उसको कोई अगर वो एग्जांपल एक देते ना लोग कि अगर कोई बच्चा पानी में गिर गया है, उसको स्विमिंग नहीं आती, तो आप उस टाइम पे डूबते बच्चे को बचाएंगे, ना कि ये कि आप उस टाइम पे उसको स्विमिंग करना सिखा रहे होंगे। आप पहले बचाएंगे, उसके बाद आप स्विमिंग की तरफ लेके जाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने पहले तो उनके उस सिनेरियो से उसे निकालने की कोशिश करनी है, लेकिन उसके बाद एक ऐसा मुस्तकिल रोज़गार की तरफ उनको लेके जाना है कि वो खुद से अर्न कर सकते हों। उनको इस चीज़ की तलब ना हो कि अच्छा कोई आएगा हमें डोनेशन देगा और फिर चला जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को हुनर सिखाएं। एब्सोल्युटली। लास्टली ओल्ड एज पे कमेंट ले लेते हैं आपसे, ये कितना अर्सा हो गया चलाते हुए, और ये भी कितना ज़रूरी था कि चलाया जाए? शुएब भाई, मेरे अपने आपको पता वालिद साहब की डेथ हुई पिछले साल जून में, ठीक है। जैसे ही उनकी डेथ हुई ना तो मेरे पास मेरा अब अपना, मैंने उनके साथ 1.5 साल हॉस्पिटल के अंदर देखा, मैंने ख़ुद को किस्मत वाला पाया कि मैं उनके साथ था उस पूरे टाइम के अंदर। जब उनकी वफ़ात हुई ना तो तकरीबन 16 दिन के अंदर मैंने उसके बाद ओल्ड होम बना दिया, विद इन 16 डे। मेरा 7 दिन का जो मेरे दुख का पीरियड था, उसके बाद मैंने कहा यार कि पहले मैं अपने वालिद साहब के लिए कुछ करूं। अब यकीन करें इतनी बेहिसी थी, ख़ास तौर पे किसी को बुरा लगे हमारी एलीट क्लास के अंदर। कभी भी आज तक मेरी 10 साल में ना मेरे पास कभी कोई नहीं ऐसा नहीं आता कि कोई गरीब, कोई मिडिल क्लास यार ये छोड़ जाना है, नहीं। इतने बड़े बड़े नाम हमारे ओल्ड एज होम में रहते हैं। शायद आपके लिए हो, हमारे पास एक आए थे अभी यूट्यूब चैनल अपना, अच्छा वो भी जब आए ना ओल्ड होम में, मैंने उन्हें भी कहा, मैंने कहा यार आपके पास नॉलेज है, यूट्यूब का चैनल बनाए ना, आप क्रिकेट के ऊपर इतना अच्छा काम कर। 90s में उन्होंने पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ में इन्होंने डेब्यू किया हुआ था, जस्ट उनका एक लेग कट हुई तो उनके बेटों ने उनको डिसोन कर दिया, ठीक है। और वो 2 साल हमारे पास ओल्ड होम में रहे, लेकिन अभी उनका यूट्यूब चैनल अपना अच्छा चल रहा है तो वो ओल्ड होम से चले गए, ठीक है। उसके बाद ऐसी स्टोरीज़ हैं। अभी अब एक हमारे पास एक बुज़ुर्ग रह रहे हैं, वो मेरे वालिद साहब के हम नाम थे, तोकीर उनका नाम था, तो वो भी हमारे पास से चले गए हैं। फिर उसके बाद अभी एक और बुज़ुर्ग है, उसको ये नहीं पता कि मैंने कब बस करनी है खाने की। वजह उसकी क्या है कि उसको ट्वाइस अ वीक खाना दिया जाता था, और ये सलूक उसके ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा, हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा, उससे ज़्यादा नहीं, ताकि वो जिंदा रह सके, और बस उससे ज़्यादा नहीं, और वो भी बांध के, जस्ट लाइक एन एनिमल, उसको इधर बिठा के कि यार ये तुम्हारा खाना है बस। ये मेरे पास वीडियो आई, हमने आंखों से देखा और बाद में हमने उनको रेस्क्यू किया। अब मसला ये है कि आप आएंगे ना, आपने उनको एक पूरा पिज़्ज़ा दे दिया लार्ज, आफ्टर 3 मिनट वो दोबारा खाने को तैयार है। उसको साइकोलॉजिकली पता ही नहीं है कि मैंने अब खाने को बस कब करनी है। अच्छा, ये जो केस आप शेयर कर रहे हैं इस वक्त, जो कि आपको जब मालूम हुआ आप गए, आप रेस्क्यू किया बेसिकली, तो उसकी फैमिली का रिएक्शन और क्या आपने केस किया? शुक्र ले जाए आप यकीन करें, मैंने पिछले 2 महीनों में 4 जनाजे खुद दफनाए हैं, औलाद जनाजा लेने नहीं गए। मैंने अभी पोस्ट देखी थी मैंने आपकी, जब आपने पोस्ट की हुई थी। यस, ठीक है। और एक मैं आपको बताता हूँ, ये भी आपके सुनने वालों के लिए है। हमारे पास ना, अब मेरा तो ये अदारा जिससे मैं पहले मुंसलिक था ना, 5 साल पहले एक फ़ीमेल अपनी अम्मी को छोड़ के गई थी। उनकी वालदा की जब डेथ होने वाली थी ना, तो उस टाइम पे वो बेटी लेकर गई थी। एट दैट टाइम उसने 7 करोड़ रुपए का घर सेल किया था, जब वो उधर थे सटला टाउन में, और दे शिफ्टेड टू अस्करी, ठीक है। इतना बड़ा स्विच लेकर, लेकिन वालदा को वो कहाँ पे छोड़ के गए? ओल्ड एज होम के अंदर। उनकी वालदा की जब डेथ होने वाली थी ना, तो उन्होंने बेटी को नंबर दिया था कि अगर कभी तुम पे भी मुश्किल टाइम आए तो इनसे रब्ता करना। ये 1 महीना पहले उनकी बेटी ने रब्ता किया कि ओल्ड होम में कोई स्पेस मौजूद है आपके पास। तो ये दैट्स अ सर्कल।
अगर ये आप जो आज आप अपने करेंगे वालिदैन को ना, छोड़ेंगे ना, एग्जैक्टली कल आपके ऊपर भी आ जाएगी। ऐसी हमारे पास एक अभी बुजुर्ग रह रहे हैं, बेटा यूएन के अंदर है, 4 बेटे साउथ अफ्रीका में बैठे हुए हैं, बाप यहाँ पर है, कुछ समझ नहीं आता। दफनाने के लिए एंड पे कहते हैं ठीक है अमानतन दफना दें। यार अमानतन क्या दफनाना होता है? दफना दिया तो कब्र से निकाल के फिर दफनाओगे, ओए होए, डेथ सर्टिफिकेट दे देना, बस दैट्स इट। कैसी बदबख्त औलाद है ये। मैं तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल मैं तो करती हूँ, आप किस तरह से ऐसे कर सकते हैं? मैं तो हैरान, मैं तो जब स्टोरीज ऐसे सुनती हूँ, आप बता रहे हैं, अक्सर विजुअल्स आते हैं सोशल मीडिया पे, हम देख रहे होते हैं, ये हम स्टोरीज सुनते हैं तो दिल दहल जाता है कि ये कौन सी औलाद है, इन ये पेरेंट्स कैसा का दिल बहुत है बड़ा इनके जिर अंदर? मैं आपको बताऊं, देखें अभी आपके मुंह से भी बदबख्त लफ्ज निकल गया, लेकिन मैंने कभी भी इन पेरेंट्स के मुंह से पेरेंट्स औलाद के लिए उनको बद्दुआ नहीं बद्दुआ सुनी होगी। अल्लाह अकबर। शरियार थैंक यू, साथ मौजूद थे, जिस तरह से माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं, हम बहुत एक्नॉलेज करते हैं इस काम को। एट द सेम टाइम ये जो सेगमेंट हमने किया और आखिर में बिलखुसूस जो बातें रहीं, ये हम सबको बहज़ियत मुआशा झंझोड़ने के लिए थी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कोताही तो कर रहे होते हैं, मालूम भी नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख रहे होते और आपको एहसास भी नहीं होता कि आप ख्याल नहीं रख रहे। अल्लाह हम सबको बचाए उस लम्हे से कि जब हम ऐसी कोई कोताही करें अपने वालिदैन की खिदमत करने में, उनका ख्याल रखने में। और यकीन जाने जब ये मिसालें हमारे सामने आती हैं, आई एम श्योर आपके सामने भी, एक लम्हे को हमारा दिल और हमारी जो रूह है ना, वो उस पर एतबार करने को कायल नहीं होती। हम कहते हैं काश ये झूठ हो, काश ये सिर्फ़ एक कहानी हो, काश ये सिर्फ़ एक किताबी बात हो, काश ये सिर्फ़ मेरे जहन की एक बात हो, इख्तरा हो, लेकिन होता नहीं है ऐसा। बदकिस्मती से सच्चाई ये है। हमारी सोसाइटी के अंदर है, ये हकीकत है, हमारे सामने है, मिसालें हमारे सामने हैं और हमें झंझोड़ने के लिए हैं। अल्लाह हम सब पे रहम फरमाए। शरा थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन आपसे लेंगे इजाज़त, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और प्लीज़ अपने आसपास देखें, जहाँ जहाँ पर भी अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज़ हो रही है, प्लीज़ ट्राई टू फिक्स इट। क्योंकि बुनियादी सी बात ये है, आज जो हम करेंगे कल वही आएगा, हमारे सामने आएगा, लाजमी आएगा। So, ऐसा ही जैसी होता है। आप अपनी आखिरी ज़िंदगी की जो एक टाइम चाहते हैं ना कि मेरा जो एज अ सीनियर सिटीज़न मेरे हालात ऐसे हों, वो करें अपने सीनियर्स के साथ जैसा आप अपने साथ होना चाहते दुनिया हैं। मकाफाते अमल है। एब्सोल्युटली ऐसे। आपसे इजाज़त लेंगे, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।